नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ चुके हैं ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आई एंड ईयर, और अब हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ रहे हैं। एडवांस सीरीज की ये आज हमारी 53वीं क्लास है, और अगर हम बात करें दोस्तों जीआई सिस्टम की, तो ये आज हमारी 7वीं क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हमारे सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एन ओल्डर एडल्ट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट आफ्टर हैविंग ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, एक ओल्डर एडल्ट है दोस्तों, वो कहां पे रिटर्न हुआ है? सर्जिकल यूनिट पे रिटर्न हुआ है। कोई भी पेशेंट है उसको सबसे पहले हम कहां भेजते हैं? मान लो कि वार्ड है, वार्ड का मतलब यूनिट, सर्जिकल यूनिट से वार्ड से हम ओटी में भेजते हैं। जब उसकी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उसको पीएससी में भेजा जाता है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर जो यूनिट है दोस्तों, वहां पे भेजा जाता है, और वहां से फिर उस पेशेंट को वार्ड में भेजा जाता है। डायरेक्टली ओटी से वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जाता है पेशेंट को, पहले पोस्ट एनेस्थीसिया जो केयर यूनिट है वहां पे करेंगे शिफ्ट, और फिर वहां से कहां पर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। इसके बाद उस पेशेंट का हुआ है दोस्तों क्या? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जिसके बारे में हमने बात भी की हुई है दोस्तों सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बारे में, कि सब टोटल जो गैस्ट्रेक्टोमी है वो दो प्रकार का होता है मेनली। इसे हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों बिल रोथ प्रोसीजर फर्स्ट, और एक होता है आपका बिल रोथ प्रोसीजर सेकेंड। बिल रोथ प्रोसीजर जो फर्स्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो स्टोमक है उसके लोअर जो पोर्शन दोस्तों उसको कट करेंगे और उसको ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं। तो इसे हम गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। दूसरा जो प्रोसीजर दैट इज बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर। बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि स्टोमक के लोअर पोर्शन को तो कट करेंगे, साथ में हम ड्यूडेनम को भी कट करेंगे। तो यहां से लेकर ड्यूडेनम तक पूरा पोर्शन क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। इसलिए फिर हम स्टोमक को किससे जोड़ देते हैं? जेजुनम से जोड़ देते हैं। तो इसे हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम के बाद जेजुनम ही आता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहेंगे इसे हम, या इसे हम बिल रोथ सेकंड प्रोसीजर के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है? एक मिनट रुकना। क्या कह रहा है इसके बाद? ये विच डाइटरी मॉडिफिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल मोस्टली लाइकली ऑर्डर। तो ऐसे क्लाइंट के लिए कौन सी डाइट देंगे हम? कौन सी डाइट दोस्तों ऐसे क्लाइंट के लिए हम क्या करते हैं? मेनली प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, एक्चुअली में ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर चांसेस होते हैं किसके? डंपिंग सिंड्रोम के होने के। किसके चांसेस होते हैं? डंपिंग सिंड्रोम के होने के चांसेस होते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से शायद बात कर चुके हैं, आप लोगों को मैं अच्छे से इसके बारे में समझा चुका हूं। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट उनकी क्या हो जाती है? रैपिड एम्प्टिंग हो जाती है। वो तेजी से क्या निकल जाते हैं दोस्तों? बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकल जाते हैं स्टोमक से। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम के जो भी क्लाइंट होते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज दोस्तों की जो डंपिंग सिंड्रोम का जो क्लाइंट है उसके अंदर हम जो डाइट जो मेनली देते हैं दोस्तों, वो कैसी डाइट देते हैं? हम उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। कैसी डाइट देते हैं? हाई प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट हम उसको देते हैं। लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो होने चाहिए, लेकिन वो इजीली क्या होने चाहिए? डाइजेस्टेबल होने चाहिए। तो इसके अलावा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा कई बार देंगे, एक साथ ज्यादा डाइट नहीं देते हैं। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, एंड ये जो डाइट है वो दोस्तों इजीली क्या होनी चाहिए? डाइजेस्टेबल भी होनी चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डंपिंग सिंड्रोम के क्लाइंट अकेली ऐसी डिजीज है जिसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है? लेटना है। ज्यादातर हर में क्या कहते हैं हम लोग, हम अपने घर पे भी रहते हैं, कहीं भी हो, कोई भी डिजीज उसमें ये पढ़ते हैं भाई खाना खाया उसके बाद कुछ समय क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए, एम्बुलेट करना चाहिए। लेकिन इस डंपिंग सिंड्रोम में क्या होगा? जब आप खड़े हो गए तो खड़े होने के कारण दोस्तों जो प्रेशर है उसके कारण जो फूड है उसकी ज्यादा जल्दी क्या होती है? रैपिड एम्प्टिंग होती है। तो इस डिजीज के अंदर हम कहते हैं कि जैसे ही आपने मील लिया, खाना खाया, तो उसके बाद आपको 20 से और 30 मिनट 20 to 30 मिनट्स आपको क्या करना है दोस्तों? लेटना है। 20 से 30 मिनट आपको क्या करना है? लाई करना है, लेटना है। ये इसके अंदर हम कहते हैं। इसके अंदर अलावा हम कहते हैं दोस्तों कि पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि भाई आपको कॉफी नहीं पीनी है, कॉफी को क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि कॉफी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। इसलिए कैफीन को हम क्या करते हैं दोस्तों? अवॉइड करने के लिए हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को क्या कहते हैं दोस्तों कि भाई आप अवॉइड करो फ्लूइड्स विद मील्स। फ्लूइड्स विद मील्स, कि आप खाना खाओ तो मील्स के साथ में फ्लूइड मत लो। पानी देने की जरूरत होती है, ध्यान रखना ऐसे नहीं कि भाई पानी नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में जा सकता है। लेकिन वो आप क्या तो खाना खाने से पहले दो या उसके कुछ समय के बाद दो। ऐसे नहीं कि खाना खा रहा है उस समय मील लेगा, क्यों? उसे मील की साइज बड़ी हो जाती है और हमें स्मॉल मील देनी पड़ती है। ठीक है, तो और दूसरा दोस्तों जो लिक्विड जो होता है ना उसकी एम्प्टी होने में क्या होता है? वो जल्दी होता है। एक तो आप लिक्विड जाए, एक सॉलिड जाए। ठीक है, तो आप अगर उसमें कंपेयर करो दोस्तों सॉफ्ट में, सॉलिड में, लिक्विड में, तो लिक्विड तो बहुत जल्दी क्या होगा? एम्प्टी होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई आप जब भी मील्स लो उस दौरान आपको फ्लूइड को क्या करना है दोस्तों? अवॉइड करना है। इसके अलावा हम कहते हैं कि पेशेंट को भाई आपको अवॉइड करना है सिंपल जो शुगर है उसको आप अवॉइड करो।
अवॉइड करो आप किस चीज को दोस्तों, सिंपल शुगर को अवॉइड करो। जैसे कि आपको अवॉइड करना है जूसेज को नहीं लेना है, आपको जूसेज को अवॉइड करना है, आपको जो सिरप्स हैं दोस्तों, ठीक है, पीने की जो सिरप आती हैं वो वाली, कप सिरप नहीं, ठीक है, खाने के लिए आती हैं ये चीजें, तो जो सिरप हैं उनको अवॉइड करना है, सोडा को अवॉइड करना है। तो ऐसी चीजों को भी पेशेंट को अवॉइड करने के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, बताया जाता है। तो ये हम इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर यही चांसेस रहेंगे, डायरेक्टली इसने कहा नहीं, लेकिन हमें समझना है कि भाई डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या होगा, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, कभी भी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी पेशेंट के अंदर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डंपिंग सिंड्रोम के होने के। तो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों उसको हमें प्रिवेंट करना है। पहला दे रखा है इंक्रीज द इनटेक ऑफ डाइटरी रफेज स्लोली, कि भाई डाइटरी रफेज को या फाइबर जो डाइट है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दोस्तों फाइबर जो डाइट होती है ना वो क्या कोज करवाती है, ऐसे पेशेंट के अंदर फाइबर जो डाइट होती है ये कोज करवाती है दोस्तों गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करवाती है, क्योंकि वहां पर फ्यूचर लगे हैं उनको भी क्या कर सकता है, ये इरिटेट कर सकता है। और रैपिड एम्प्टिंग को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। रैपिड एम्प्टिंग भी ऐसे में क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि डाइजेस्ट तो होते नहीं है। क्यों नहीं डाइजेस्ट होते दोस्तों, क्योंकि फाइबर जो डाइट है वो मेनली किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो सेल्यूलोज जो होता है दोस्तों दैट इज होमोपोलीसैकेराइड। क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्यूलोज क्या है दोस्तों, होमोपोलीसैकेराइड है। क्वेश्चन आएगा कि होमोपोलीसैकेराइड के और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो दैट आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन होता है आपका, इन्यूलिन होता है, इंसुलिन नहीं बोल रहा हूं ध्यान रखना, इन्यूलिन बोल रहा हूं मैं, चिटीन होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, डेक्स्ट्रान होता है, और एक आपका सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। तो ये सब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोपोलीसैकेराइड। सेल्यूलोज जो होता है दोस्तों वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या कर सके दोस्तों, ब्रेक कर सके, तोड़ सके। अब बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटेगा नहीं तो बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, रैपिड एम्प्टिंग को इंक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करेगा। तो इसी इन सभी छोटे छोटे कारणों के कारण हम पेशेंट के अंदर डाइटरी रफेज नहीं बढ़ाते हैं। सेकंड दे रखा है दोस्तों, अवॉइड द ओरल फीडिंग्स फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, जो कि एकदम गलत सेंटेंस है। कि अब क्या कह रहा है दोस्तों कि ओरल फीडिंग को अवॉइड करो। मैंने आपको ओरल फीडिंग को अवॉइड करने के लिए नहीं कहा। ओरल फीडिंग मतलब सब कुछ ही होगा, सब कुछ अवॉइड करना। मैंने आपको कहा फ्लूइड को अवॉइड करेंगे, वो भी ऐसे अवॉइड नहीं करेंगे कि भाई आप कभी फ्लूइड ही मत लो, सिर्फ मील्स के साथ। जब खाना खा रहे हो उस दौरान नहीं लेना, कि भाई आप मान लो खाना खा रहे हो उसी दौरान पानी भी पीते जा रहे हो, खाना खा रहे हो पानी पीते जा रहे हो, तो वो जो मील है उसकी साइज को इंक्रीज करेगा। फ्लूइड जो होता है उसकी जो एम्प्टी के जो चांसेस होंगे रैपिड एम्प्टिंग के, उनको भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। इसलिए ये नहीं करेंगे। इसके कारण जो पेशेंट है दैट कैन गो इन डिहाइड्रेशन, ठीक है, स्टारवेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इन सब में जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इन सब के अंदर वो जा सकता है, इसलिए अवॉइड नहीं करेंगे। रिज्यूम करेंगे स्मॉल इजीली डाइजेस्टेबल फीडिंग ग्रेजुअली, बिल्कुल सही बात है। कैसे पेशेंट को कैसे डाइट देंगे, स्मॉल इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे ग्रेजुअली। फोर्थ दे रखा है लिमिट इनटेक टू सेल्फ सिलेक्शन ऑफ द, मतलब पेशेंट क्या कह रहा है कि लिमिट द इनटेक ऑफ सेल्फ सिलेक्शन ऑफ पर्सनली प्रेफर्ड जो फूड है। पेशेंट दोस्तों खुद सिलेक्ट करना चाहता है फूड, कि भाई मैं ये खाऊंगा, वो तो कहेगा मैं तो बर्गर खाऊंगा, ठीक है, मैं तो लिक्विड में यही खाता हूँ, बस मैं लिक्विड ही लूंगा। तो हम उसको लिमिट नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल आप नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग फूड नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड क्या लेनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इजिली जो रिज्यूम करेंगे हम किसको, स्मॉल और इजिली डाइजेस्टेबल डाइट को। बस सिंपल से एक वर्ड याद रखना है, स्मॉल इजिली डाइजेस्टेबल फीडिंग। तो लिखो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पेशेंट में, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पेशेंट में, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पेशेंट में डंपिंग सिंड्रोम के रिस्क रहता है, डंपिंग सिंड्रोम का रिस्क रहता है, डंपिंग सिंड्रोम का रिस्क होता है, रिस्क होता है। इसलिए हम पेशेंट को हाई प्रोटीन स्मॉल, क्योंकि सब चीजें लिखो ना, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड क्यों, मान लो अगला क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड है, स्मॉल फ्रीक्वेंट एंड इजिली डाइजेस्टेबल डाइट देते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई नई चीजें बताएंगे आपको हम, जो कि ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है। जीएस सिस्टम में कोई भी पढ़ाता है तो इस चीज को अवॉइड कर देता है। टू हेल्प प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी,
कि एक पेशेंट दोस्तों उसकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है और आपको उस सर्जरी के कारण होने वाले लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन है उन कॉम्प्लिकेशन को आपको क्या करना है दोस्तों, रोकना है, प्रिवेंट करना है। द नर्स नीड्स टू एजुकेट द क्लाइंट। अब नर्स उसको एजुकेट करना चाह रही है क्लाइंट को कि भाई आप कैसे इस सर्जरी के बाद में, अभी सर्जरी के बारे में बताऊंगा तो अभी सोचो सिर्फ सर्जरी सुनो, सर्जरी के बाद में कैसे आप पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हो दोस्तों, ये जो कॉम्प्लिकेशन है प्रिवेंट कर सकते हो। द नर्स नीड्स टू एजुकेट द क्लाइंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट शुड बी इंक्लूडेड। अब उसको रोकने के लिए नर्स जब उसको क्लाइंट को पढ़ा रही है तो उसको क्या क्या चीजें उसको इंक्लूड करनी चाहिए कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रही है। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे, ये सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन क्या हो सकते हैं इसके अंदर सही हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि हम बात करते हैं मोरबिड ओबेसिटी की। मोरबिड ओबेसिटी वो ओबेसिटी है दोस्तों जब पेशेंट का वेट इतना ज्यादा हो जाए कि उसके अंदर वो डिजीज कंडीशन से भी ऊपर बढ़ जाए और उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मोरबिड ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। वैसे भी आप सभी जानते ही हो कि ओबेसिटी होने के कारण जो पेशेंट जो होता है ना उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिजीजेज हैं उनके चांसेस भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं, और स्लीप एपनिया की कंडीशन भी हो जाती है। ठीक है, सांस नहीं आना सोने के दौरान, तो ये सारी कंडीशंस भी क्या हो जाती हैं दोस्तों, होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो कोई सिंपल मतलब ओबेसिटी है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि भाई उसकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करें। आप उसको कहोगे भाई एक्सरसाइज करो, आप घूमो, ये डाइट में ये लो, ये नहीं लो, डाइटरी मैनेजमेंट करके हम कोशिश करेंगे कि उसका वेट कम हो जाए। फिर हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करके कोशिश करेंगे कि उसको भाई उसको कम भूख लगे, ऐसी मेडिसिन दें, उनके द्वारा हम उसको कंट्रोल करेंगे। बट जब सब चीजें हो चुकी है, कुछ नहीं हो पा रहा, जो पेशेंट है दोस्तों उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए ओबेसिटी, तो उस कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सिर्फ सर्जरी ही कर सकते हैं उस दौरान, और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे पेशेंटों की जो ओबेसिटी में जो सर्जरी की जाती है दोस्तों वेट को कम करने के लिए, इन्हें हम बैरिएट्रिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बैरिएट्रिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, जो कि लाखों प्रकार की होती है। लेकिन मोस्ट जो बैरिएट्रिक सर्जरी है दोस्तों उनकी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बैरिएट्रिक सर्जरी हो सकती है, बैरिएट्रिक सर्जरीज। तो बैरिएट्रिक अगर हम सर्जरीज की बात करें दोस्तों तो एक जो सर्जरी आती है दैट इज गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या गैस्ट्रोप्लास्टी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या इसे हम गैस्ट्रोप्लास्टी भी बोलते हैं, गैस्ट्रोप्लास्टी, या इसे हम रोक्स एनवाई सर्जरी भी बोलते हैं, ROUX रोक्स एनवाई सर्जरी, इसे हम रोक्स एनवाई सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। अभी इसको मैं समझा दूंगा, तो अभी आपको डरने की जरूरत इसके अंदर है नहीं। ठीक है, एक जो सर्जरी होती है दोस्तों दैट इज लेग बी सर्जरी। ठीक है, लेग बी सर्जरी क्या होती है दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रोप्लास्टी बेंडिंग। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रोप्लास्टी बेंडिंग। एक जो सर्जरी होती है दोस्तों दैट इज जेजुनोइलियल बाईपास, जेजुनोइलियल बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी। एक जो सर्जरी होती है दोस्तों दैट इज पेनिकुलेक्टोमी, एक सर्जरी होती है पेनिकुलेक्टोमी, और एक सर्जरी होती है दोस्तों दैट इज लाइपोसक्शन और लाइपोटोमी, बस ये 5 सर्जरी पढ़ लो, बहुत है। पहली जो सर्जरी है दोस्तों गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, इसके बारे में बात करते हैं। इसे हम रोक्स एनवाई सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है समझो। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के अंदर हम क्या करेंगे उसको मैं समझाता हूं। ये दोस्तों स्टोमक है, ये आपके पेशेंट का क्या है दोस्तों, स्टोमक है। इस स्टोमक के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर सूचर करेंगे और स्टोमक का जो साइज है उसको पाउच बनाएंगे, एक छोटा सा गैस्ट्रिक पाउच बनाएंगे। बाकी के पूरा स्टोमक है उसका कोई यूज नहीं होगा, तो एक छोटा स्मॉल गैस्ट्रिक पाउच बनाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि उसकी जो डिमांड है ना फूड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फूड कम जाएगा, उसका डाइजेशन भी कम होगा, पेशेंट को भूख भी कम लगने लग जाती है, हंगर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अब आपको सर यहाँ पर सूचर कर दिया तो कंटेंट आगे कैसे जाएगा, तो ये आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कि ये आपकी ड्यूडेनम है, सॉरी इसको कलर दूसरा चेंज करता हूँ। जैसे ये आपकी क्या है दोस्तों, ड्यूडेनम है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज जेजुनम। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा दोस्तों, जेजुनम आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, जैसे जेजुनम मान लो यहाँ तक है, इस प्रकार से है, तो जेजुनम को हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, कट करेंगे। ठीक है, जेजुनम को हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, और इस जेजुनम को यहाँ से हम कट करके दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, या आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसको पाउच बना दिया, स्मॉल शॉर्ट बना दिया। अब हम यहाँ से जेजुनम को यहाँ से उठाएंगे,
यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जेजुनम यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, कनेक्ट हो गई। अब जेजुनम यहाँ पे कनेक्ट हो गई और ये वाला जो पार्ट है इसको जेजुनम के, ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है जेजुनम, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वाले पार्ट को तो ऊपर लेके चले गए, और जो नीचे वाला जो पार्ट है जेजुनम का, उस नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ से कट गया था ना, तो ये तो खुला है, तो अब नीचे वाले पार्ट से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम कनेक्ट कर देते हैं। जेजुनम के ही नीचे वाले पार्ट से इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, कनेक्ट कर देंगे। नीचे वाले पार्ट से इसको क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा कि ड्यूडेनम के जो जूसेज जो होते हैं ना दोस्तों, वो जूसेज भी यहाँ पर जा सके इस फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक बाईपास। एक बार और समझाता हूँ इमेज के द्वारा। ये नहीं है, ये है। देखो इस सर्जरी के अंदर क्या किया हमने, ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम, यहाँ से इसको कट किया, यहाँ से इसको ऊपर उठाया, उठाकर हमने यहाँ पर ये क्या बना रखा है, स्मॉल पाउच बना रखा है। इस पाउच के अंदर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और जो इसका ये वाला जो पोर्शन था, इसी जेजुनम के लास्ट वाले पोर्शन से हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ताकि जो जूसेज जो हैं, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर बनने वाले जो सारे जूसेज है वो यहाँ पर जा सके और फूड की डाइजेशन में थोड़ी तो क्या करें, हेल्प करें। नहीं तो कोई फूड वो नहीं मिल पाएगा, उसको डाइजेस्टिव जो जूसेज है वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं, रॉक्स NY गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के नाम से हम इसे जानते हैं। बस थोड़ा थोड़ा समझ लो, बहुत है इतना आपके लिए। दूसरी जो सर्जरी है दोस्तों, जिसको मैंने आपको किस नाम से बताया था, आपको मैंने इसको लेग बी के नाम से बताया था आपको मैंने, लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसे हम लेप्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, कैमरे की सहायता से करते हैं हम इसे। ठीक है, छोटा छोटा इंसिजन बना के करते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक हो गया। A4 हो गया एडजस्टेबल, अभी समझाऊंगा। ठीक है, ये गैस्ट्रोप्लास्टी हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, बेंडिंग। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि जो स्टोमक है, स्टोमक को यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो पोर्शन है स्टोमक का, यहाँ पर एक बैंड लगा देते हैं, ताकि जो एंट्री जितनी लेवल पे हो रही थी ना, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो हम लोग एक पाउच तो बन गया, लेकिन उसमें इसमें क्या अंतर है दोस्तों कि यहाँ पर तो हमने, वहां पर तो क्या कहते हैं, हमने सूचनिंग की थी, लेकिन यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि फूड यहाँ पर आएगा, लेकिन किस स्पीड से फूड जाए, कितना फूड जाए, इसको बाहर से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फूड जो है दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उस पाउच के अंदर रहेगा। ठीक है, बैंड के कारण जो पाउच बना, और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा फूड क्या करता है दोस्तों, आगे की तरफ जाता है। इसलिए से हम किस नाम जानते हैं, लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल, क्योंकि इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये वाला जो पोर्ट है ना, इसकी सहायता से बाहर की तरफ पोर्ट लगा दिया जाता है, उसकी सहायता से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए एडजस्टेबल हो गया। गैस्ट्रोप्लास्टी हो गई, और क्या हो गया, बेंडिंग, मतलब बेंड कर दिया हमने इसको। देखो ये स्टमक था, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, बेंड कर दिया। यहाँ पे स्टमक को बेंड करने के बाद कंटेंट जा तो सकता है, यहाँ पे देखो ये येलो में दिख रहा है ना, कंटेंट जा तो सकता है, लेकिन किस स्पीड से जाएगा, कितना जाएगा, इसको बाहर से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए हम किस नाम से जानते हैं, लेग बी के नाम से हम इसे जानते हैं। तीसरी जो सर्जरी है दोस्तों, दैट इज जेजुनोइलियल बाईपास। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जेजुनम को यूज नहीं करते हैं। मतलब कि जो जेजुनम है, हम क्या करेंगे, यहां से जैसे जेजुनम के पार्ट से हमने इसको काटा, ठीक है, यहां से हमने ड्यूडेनम जेजुनम था, चलो इसको समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली जोड़ने के बाद ही बताते हैं, उससे पहले की नहीं बताते। ठीक है, ये ड्यूडेनम है, ये क्या है दोस्तों, जेजुनम है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद वहां पर तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया था, जोड़ने की जगह इस एंड को क्या कर देंगे, फ्री छोड़ देंगे। इस एंड को हमने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया। और ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है दोस्तों, इस पार्ट को हम कहां पर कनेक्ट करते हैं, ये जो इलियम है, इलियम को यहाँ पर उठाएंगे और इलियम के साथ इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, हम जोड़ देते हैं। इलियम के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जेजुनोइलियल बाईपास नाम जानते हैं। देखो इसको पहले यहां तक था, ऐसे मान लो ड्यूडेनम था, ये जेजुनम, यहां से हमने इसको क्या किया, कट किया। कट करने के बाद में ये वाला पोर्शन है, इसका हम कोई यूज नहीं कर रहे, पूरी जेजुनम यहाँ पर क्या नहीं हो रही दोस्तों, यूज नहीं हो रही है। और जो इलियम है, इससे हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है, इलियम से कनेक्ट कर दिया। तो पूरा जो जेजुनम है दोस्तों क्या नहीं हो पा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पर ड्यूडेनम का नाम क्यों नहीं आ रहा है, आप इसमें क्यों इसको जेजुनोइलियम बोल रहे हो, ड्यूडेनम से काट, ड्यूडेनम से नहीं काटते हैं। एक्चुअली जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे दोस्तों कि यहाँ पर जो हम कट करते हैं ना, जैसे ये ड्यूडेनम है ना, और यहाँ पर शुरू हो रहा है मान लो जेजुनम, यहाँ पे शुरू हो रहा है जेजुनम, तो थोड़ा सा जेजुनम से ही हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कुछ पार्ट हम जेजुनम का यहाँ पे रखते हैं, न कि ड्यूडेनम से कट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्यूडेनम का नाम नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ड्यूडेनम का नाम नहीं आता है। इसको हम कहाँ से कट करते हैं, जब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कट करने के लिए हम जेजुनम से ही कट करते हैं, जेजुनम के कुछ पार्ट से कट करते हैं, फिर बाकी के पार्ट को ऊपर लेके चलते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। और इस जेजुनम के जो स्मॉल जो पार्ट था, उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, इलियम से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो डाइजेशन जितना हो पा रहा था, जो फूड उसको एनर्जी मिल रही थी, जिसके कारण जेजुनम के कारण, तो वो सब एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस सर्जरी को हम किस नाम जानते हैं, जेजुनोइलियल बाईपास के नाम जानते हैं, कि हमने जेजुनम को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया हमने,
यूज ही नहीं किया जेजुनम का, हमने पूरा जेजुनम यहाँ गया और डायरेक्टली हमने कहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसको दोस्तों, इलियम से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? इलियल से कनेक्ट कर दिया। तो इसे हम जेजुनो इलियल बाईपास के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सर्जरी है दोस्तों दैट इज पेनिकुलेक्टोमी। पेशेंट है ना, आपको सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले पूछेगा कि मैं ना ये सर्जरी करवा लूं, मान लो इन तीनों में से कोई सर्जरी में करवा लूं तो मैं तो हैंडसम हो जाऊंगा, ठीक है, या तो मैं ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, मैं तो मॉडल की तरह देखने लग जाऊंगी। तो आप उसको कहोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप सर्जरी करवाओगे तो मान लो आपका जो एब्डोमेन है ये यहाँ था, ठीक है, आपके हाथ इतने मोटे मोटे थे। सर्जरी के बाद में क्या होगा दोस्तों कि जो एब्डोमेन वो तो यहाँ आ गया, मान लो, मतलब कुछ समय के बाद में, मतलब एकदम से नहीं होगा, कुछ समय, 1 साल लग जाएगा टाइम, उसका वेट धीरे धीरे कम होगा। जब उसका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा दोस्तों, उसका जो एब्डोमेन यहाँ था वो यहाँ पर आ गया। अब उसकी स्किन जो है ना वो यहाँ तक गई हुई थी, अब वो वापस से लौट नहीं पाती है कि बिल्कुल यहाँ पर आके चिपक जाए। तो जो स्किन है ना दोस्तों वो लटकने लग जाती है, उसे हम स्किन फोल्ड के नाम से जानते हैं। स्किन क्या बन जाते हैं? फोल्ड बन जाते हैं। तो उसे कहेंगे भाई ऐसा होगा कि आपकी जो कंडीशन है ना, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपकी स्किन के क्या बन जाएंगे? फोल्ड बन जाएंगे। ऐसे स्किन के क्या बन जाते हैं दोस्तों? फोल्ड बन जाते हैं, स्किन लटकने लग जाती है, ठीक है, तो ये फोल्ड बन जाते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए भी सर्जरी की जाती है। फिर कहते हैं बाद में एक सर्जरी और कर सकते हैं इनको रिमूव करने के लिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पेनिकुलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों? हम पेनिकुलेक्टोमी के नाम से हम सर्जरी को जानते हैं। लास्ट जो सर्जरी है दोस्तों दैट इज, वो तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज लाइपोप्लास्टी, लाइपोसक्शन। डायरेक्टली हम लिपिड को क्या करते हैं दोस्तों? यहां से हटाते हैं, डायरेक्टली लिपिड को हटाते हैं, तो इसे हम लाइपोप्लास्टी, लाइपोसक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, दैट इज लाइपोसक्शन एंड लाइपोटोमी, ठीक है। तो लिपिड को या फैट को आप क्या कर दो? रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे बटक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव कर दिया जाए, एब्डोमेन के ऊपर जो फैट है उसको हटा दिया जाए, तो इसे हम लाइपोसक्शन या लाइपोटोमी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये कुछ बैरिट्रिक सर्जरीज हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में तो आया होगा, ज्यादा भी नहीं तो। अब बैरिट्रिक सर्जरी के कुछ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कि इनिशियली सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सर्जरी के बाद में दैट इज एनास्टोमोटिक लीकेज। एनास्टोमोटिक लीकेज देखने को मिलता है ऐसे क्लाइंट के अंदर, एनास्टोमोटिक लीकेज देखने को मिलता है। मतलब कि जहां पर दो चीजों को आपने जोड़ा था, जैसे जेजुनम को आपने इलियम से जोड़ा था या जेजुनम को आपने स्टोमक से जोड़ा था, स्टोमक स्मॉल जो पाउच है उससे कनेक्ट किया था, तो वहां से क्या होने लग जाता है? फूड कंटेंट लीक होने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? एनास्टोमोटिक लीकेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी ऐसे क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी लॉन्ग टर्म देखने को मिलती है, क्योंकि इनके जो एब्जॉर्प्शन है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम आती है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम आएगी। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये सब देखने को क्लाइंट के अंदर क्या होते हैं? मिलते हैं। डाइट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है आपको कि ऐसे क्लाइंट के अंदर जो हम जो डाइट दे रहे हैं दोस्तों, उस डाइट के अंदर लगभग हम ऐसे क्लाइंट को 6 स्मॉल फीड्स देते हैं। क्या देते हैं? 6 स्मॉल फीड्स देते हैं। 6 बार थोड़े थोड़े फीड ऐसे क्लाइंट को अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऐसे क्लाइंट के अंदर दोस्तों जो फ्लूइड इनटेक है उसको क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जितना वो फूड ले रहा था अब वो फूड नहीं ले रहा। अब फूड की अमाउंट जब कम हो रही है तो फूड के अंदर वाटर भी रहता है, तो वाटर की अमाउंट भी क्या हो जाती है? कम। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। तो फ्लूइड इनटेक को दोस्तों कम से कम मोर देन 2 लीटर क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। 2 लीटर से ज्यादा क्या दिया जाएगा? उसको फ्लूइड दिया जाएगा। इन 6 स्मॉल फीड के द्वारा उसे कम से कम 600 से और 800 कैलोरी एनर्जी क्या करती है दोस्तों? प्राप्त होती है। इतनी एनर्जी तो उसे कम से कम मिलनी ही चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप जीरो एनर्जी दे दो उसको, तो इतनी एनर्जी तो उस क्लाइंट को मिलनी ही चाहिए कि 600 से 800 कैलोरी फूड दो आप 6 स्मॉल फीड्स के द्वारा उस क्लाइंट को दोगे आप, ठीक है। इसके अलावा उसको कैल्शियम रिच फूड देंगे हम। भाई फूड जो है उनके अंदर कैल्शियम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ऐसे फूड दोगे। और विटामिन B12 की क्या लगाए जाते हैं दोस्तों? रूटीनली इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 भी दिया जाता है। इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 भी ऐसे क्लाइंट को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपको दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है कि जो उसकी सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे? पहला दे रखा है दोस्तों, ईट फूड दैट आर रिच इन कैल्शियम। बिल्कुल सही है, हम क्लाइंट को ऐसे फूड देंगे दोस्तों जिनके अंदर कैल्शियम क्या होना चाहिए? अच्छे अमाउंट के अंदर होना चाहिए। सेकंड दे रखा है, इंजेस्ट 3 स्मॉल फीडिंग डेली। बिल्कुल गलत है कि भाई आप क्लाइंट को 3 स्मॉल जो फीडिंग है दोस्तों वो दोगे, नहीं, कम से कम कितनी? 6 स्मॉल फीडिंग देंगे हम क्लाइंट को। 3 तो ज्यादा हो गए ना,
3 फीडिंग तो मतलब कि स्मॉल दे रहे हो तो कम हो गई, मतलब ज़्यादा नहीं, सॉरी कम हो गए, तो 3 फीडिंग तो कम हो गए दोस्तों उस पेशेंट के लिए, तो हम 6 देंगे। लिमिट फ्लूइड टू 1500 ml डेली, नहीं ऐसे क्लाइंट वैसे भी डिहाइड्रेशन के रिस्क पे रहते हैं, तो फ्लूइड इनटेक को लिमिट नहीं करते, क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हैं। फोर्थ देखा कंज्यूम ए डाइट दैट इज हाई इन प्रोटीन, ठीक है, ये बात सही है दोस्तों कि क्लाइंट को हम हाई प्रोटीन डाइट भी देते हैं, मैंने शायद वहां पर लिखा है नहीं, कैल्शियम तो देते ही है, साथ में हाई प्रोटीन डाइट भी आपको लिखना है। तो कैल्शियम जो डाइट जो है दोस्तों कैसी दी जाती है वो लिखा देता हूं, हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम या रिच कैल्शियम लिख लो, हाई प्रोटीन, रिच कैल्शियम, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, ये डाइट प्रोवाइड की जाती है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उस क्लाइंट को हम कैसे देंगे, हाई इन प्रोटीन डाइट देंगे। फिफ्थ दे रखा है कि रिसीव विटामिन B12 इंजेक्शन रूटीनली, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो भी हम देंगे, तो ये सही है तीनों। तो लिख लो, लिखो इसमें लिखो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद क्लाइंट को कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम रिच हाई प्रोटीन एंड इंजेक्शंस ऑफ विटामिन B12 दिए जाते हैं, इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 दिए जाते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने क्या है, जैसे कुछ बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन करवाते हैं थोड़े साइड में हट जाया करो और हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने दिया करो। देखो मैं एक बार तो ऐसे आता ही हूँ ना, तो समय पॉज कर लिया करो, फिर पढ़ लिया करो, फिर एक्सप्लेनेशन को सुन लिया करो, ठीक है। 6 वीक आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के 6 सप्ताह के बाद में एक क्लाइंट विद ए जेजुइनो-इलियल बाईपास, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो दोबारा से बात करने की जरूरत है नहीं कि जेजुइनम से हम क्या करेंगे दोस्तों, कट करेंगे और जेजुइनम को जो बड़े वाला पार्ट है उसको यूज नहीं करेंगे और जेजुइनम को हम इलियल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कैसे क्लाइंट को दिया जाता है, मोरबिड ओबेसिटी, ऐसी ओबेसिटी जो कि क्लाइंट के लिए क्या हो सकती है दोस्तों, डेंजरस हो सकती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मोरबिड ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। ऐसा जो क्लाइंट है दोस्तों किस पे आता है, आपके ओपीडी में आता है, ये क्लाइंट किसके अंदर आता है, ओपीडी के अंदर आता है, और ये कहता है कि भाई किसी की आपने सर्जरी की, ठीक है, आपने जेजुइनो-इलियल जो बाईपास सर्जरी है दोस्तों वो की क्लाइंट के अंदर, जेजुइनो-इलियल जो बाईपास जो सर्जरी है दोस्तों वो आपने इसी क्लाइंट के अंदर की, जेजुइनम को यहां से आपने क्या किया, कट किया, जेजुइनम के प्रोक्सिमल पार्ट से कट करके पूरे जेजुइनम को हमने यूज नहीं किया और जेजुइनम को डायरेक्टली हमने किससे जोड़ दिया दोस्तों, इलियम से जोड़ दिया, तो इसे हम जेजुइनो-इलियल बाईपास सर्जरी के नाम से जानेंगे। मोरबिड ओबेसिटी वाले क्लाइंट के अंदर आपने सर्जरी की, सर्जरी के 6 सप्ताह के बाद क्लाइंट आपके पास ओपीडी में आता है और कहता है कि मुझे है ना ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मुझे क्या क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, मुझे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आ रहा है, डायरिया हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है और खाना खाने के 30 मिनट के बाद होता है ये, तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो आप पहला कह रहे हो उसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो रहा है, सेकंड दे रखा है रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस हो रहा है, थर्ड है डंपिंग सिंड्रोम और फोर्थ है दोस्तों एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस हो रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की बात करता हूं आपके सामने, बहुत जल्दी जल्दी मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का मतलब यहां पर दोस्तों GERD से है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जो रिफ्लेक्स जो डिजीज है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट को क्या सिम्टम आते हैं वो देखो आप, क्लाइंट को हार्ट बर्न होगा या हम कहें रिट्रोस्टर्नल पेन होगा, रिट्रोस्टर्नल पेन फील होता है उसको, वो कहेगा कि मेरे यहाँ पर बिल्कुल छाती के बीच में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जैसे मेरा दिल जल रहा हो, तो हार्ट बर्न होता है दोस्तों उसको, ठीक है, हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिलती है ऐसे क्लाइंट के अंदर। और क्या कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों ऐसे क्लाइंट के अंदर, नोजिया वोमिटिंग एंड रीगर्जिटेशन, नोजिया वोमिटिंग एंड रीगर्जिटेशन, भाई डिजीज का नाम है रीगर्जिटेशन है, तो कंटेंट बाहर आएंगे तो उसको नोजिया होगी और अगर बाहर निकल गए तो वोमिटिंग कहलाएगी, थोड़ा सा ऊपर आए रीगर्जिटेशन हुआ, ठीक है, बाहर निकल गए तो वोमिटिंग हुई और जो फीलिंग जो आती है उस दौरान वो नोजिटेट कहेगी, तो नोजिया भी फील होता है। इसके अलावा पेशेंट को साइन कौन से फील होते हैं, GERD के कारण उसको ग्लोबस साइन फील होता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर इंडाइजेशन भी देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों क्रोनिक ड्राई कफ देखने को मिलता है, क्रोनिक ड्राई कफ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर आपको होर्सीनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है।
होर्सीनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि जो कंटेंट जब बाहर आते हैं ना तो आवाज में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और उसको कफिंग होने लग जाती है, इनडाइजेशन होगा। ग्लोबस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो ऐसे कहेगा कि मेरे बैक ऑफ थ्रोट में, मतलब मेरा गला है उसके पीछे वाला जो भाग है, उसे पीछे वाले भाग में मुझे कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ सेंसेशन फील हो रही है कि यहाँ पर कोई चीज है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्लोबस के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे साइन क्या होते हैं दोस्तों, जीआरडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हमारी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें कहीं भी ये नहीं दे रखा उसने मेनली, देखो पाल्पिटेशंस दे रखा है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया, डिजीनेस, कोई चीज ऐसी नहीं है, और 30 मिनट्स आफ्टर मील जो है ये इतनी अच्छी सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप इसको देखकर समझ सकते हो कि इस पेशेंट के अंदर कौन से सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सेकंड दे रखा है दोस्तों रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस। रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है ये समझो, जीआरडी है ना उसी की तरह है ये, बस थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है। जीआरडी के अंदर तो क्या हो रहा था, स्टोमक के कंटेंट क्या हो रहे थे दोस्तों, इसोफेगस के अंदर जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ड्यूडिनम के जो कंटेंट है वो स्टोमक के अंदर जाने लग जाए और स्टोमक का क्या कर दें, इन्फ्लामेशन कर दें, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर ड्यूडिनम के कंटेंट किस में आ रहे हैं, उल्टा स्टोमक के अंदर आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस कहलाता है। रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस के अंदर मेनली पेशेंट को एक तो दोस्तों एपिगैस्ट्रिक जो पेन है वो फील होता है, एक हिमेटिमेसिस फील होता है, नोजिया फील होती है, हिमेटिमेसिस फील होगा, या सिंपल नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। वोमिटिंग के साथ में जब ब्लड आता है तो हिमेटिमेसिस कहलाता है, अगर कफिंग के साथ आता है तो हिमोप्टाइसिस कहलाता है। यहाँ पर हिमेटिमेसिस होता है, हिमोप्टाइसिस नहीं होता। इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये साइन भी रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस को नहीं बता रहे हैं, रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस के साइन भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहला दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों डंपिंग सिंड्रोम है। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया था, वैसे डायरेक्टली अगर हम डंपिंग सिंड्रोम पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, रैपिड एम्प्टिंग होती है, कंटेंट की क्या होती है, रैपिड एम्प्टिंग होती है, और रैपिड एम्प्टिंग के कारण फील्स होते हैं ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइनल कंटेंट भी क्या हो रहे हैं, रैपिड एम्प्ट हो रहे हैं ना, डायरेक्टली ड्यूडेनम के अंदर आए और डायरेक्टली ड्यूडेनम से वो कहाँ जा रहे हैं, इलियम के अंदर जा रहे हैं मेनली, ठीक है। जेजुनम को तो स्मॉल सा पार्ट रखते हैं सिर्फ हम, तो ड्यूडेनम से डायरेक्टली कंटेंट किस में जा रहे हैं दोस्तों, इलियम के अंदर जा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन का तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो रैपिड यहाँ पर भी क्या हो रही है, एम्प्टिंग हो रही है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बताओ क्या क्या सिम्टम डंपिंग सिंड्रोम के अंदर पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो डंपिंग सिंड्रोम जो पेशेंट के अंदर होगा दोस्तों, तो उसके कारण एक तो पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, या मेनली एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। एब्डोमिनल जो क्रैम्प है दोस्तों वो फील होता है पेशेंट के अंदर, एब्डोमिनल क्रैम्प। एक साउंड सुनाई देती है जिसे हम किस नाम जानते हैं, बोरिग्मी साउंड, बोरिग्मी साउंड सुनाई देती है, ठीक है। मतलब कि एक बोरिग्मी साउंड क्या होती है, गर्गलिंग साउंड सुनाई देती है। गर्गल की क्या होती है, उसे आवाज आती है जो कि किसके कारण होती है, इंटेस्टाइन की हाइपर मोटिलिटी हो जाती है, ठीक है, ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो जाता है, उसके कारण जो साउंड सुनाई देती है दोस्तों दैट इज बोरिग्मी साउंड, ये सुनाई देती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, डंपिंग सिंड्रोम के कारण है ना पेशेंट के अंदर डायरिया भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, जो कि कम होता है लेकिन डायरिया के चांसेस बढ़ते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन मतलब खुद की पल्स फील होने लग जाते हैं, उसे टैकीकार्डिया होगा, और पसीने ज्यादा आएंगे तो पर्सपिरेशन भी देखने को मिलता है, पर्सपिरेशन। इसके अलावा पेशेंट को दोस्तों डिजीनेस फील होता है एंड रेस्टलेसनेस, डिजीनेस एंड रेस्टलेसनेस फील होता है। तो दीज आर ऑल साइन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। तो डंपिंग सिंड्रोम के क्या होते हैं दोस्तों, साइन उसको फील होते हैं, और ये सभी के सभी साइन खाना खाने के 30 मिनट के अंदर आ जाते हैं, आफ्टर 30 मिनट, जैसे खाना खाएगा 30 मिनट के अंदर क्या आ जाते हैं दोस्तों, ये साइन आ जाते हैं। तो ये सारे साइन किसके हैं, डंपिंग सिंड्रोम के हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके अंदर आप देख लो कि क्या क्या साइन दिखाई दे रहे हैं, पाल्पिटेशन आ रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आ रहा है, डायरिया आ रहा है, डिजीनेस आ रहा है, और खाना खाने के 30 मिनट बाद। मैंने कहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज डंपिंग सिंड्रोम को सीधा सीधा क्या कर देती है दोस्तों, डिफाइन कर देती है कि खाना खाने के 30 मिनट बाद किसमें साइन आते हैं। डंपिंग सिंड्रोम वो डिजीज है जिसके अंदर पहले ऐसी डिजीज जिसके अंदर खाना खाने के बाद पेशेंट को लेटने के लिए कहते हैं, और डिजीज के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हम ऐसे कहते हैं भाई आप एम्बुलेट करो खाना खाने के बाद, लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या हो कि भाई अगर वो पेशेंट दोस्तों चला तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर के कारण ज्यादा फूड जो है और ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ जाएगा, जिसको हमें रोकना है। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि जैसे आप खाना खाओ तो 20 से 30 मिनट आपको क्या करना है दोस्तों, लाई करना है, रोकना है, ठीक है, मतलब लेटना है आपको। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज डंपिंग सिंड्रोम। अब एक और बच गया, इस क्वेश्चन राइट आंसर डंपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। एक ऑप्शन और बच गया, इसकी भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दैट इज एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस। एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होगा, पेरिटोनियम जो लेयर है दोस्तों एब्डोमिनल की, उसके अंदर क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस। इसके अंदर एक जो साइन देखने को मिलता है दैट इज रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। इसे हम ब्लमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं, ब्लमबर्ग साइन। रीबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है दोस्तों, जब पेशेंट के पेट को हम दबाते हैं तो वो हार्ड सा फील होता है, और जब छोड़ते हैं ना तब पेशेंट को ज्यादा पेन फील होता है,
ठीक है, जोर से हमने प्रेस किया, छोड़ते पेशेंट को ज्यादा पेन फील होता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को इंस्पिरेशन के दौरान जब वो सांस लेता है उस दौरान भी तेज फील होता है पेन, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रीथिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, डीप ब्रीथिंग वो कर नहीं पाता, तो सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो उसकी जो बाउल साउंड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज बाउल साउंड या एब्सेंट भी हो सकते हैं, डिक्रीज बाउल साउंड या फिर एब्सेंट बाउल साउंड। जो बाउल साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती है, ठीक है, वो एब्सेंट हो जाती है, एब्सेंट बाउल साउंड। तो ये सारे सिम्टम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर एक भी चीज सिम्टम्स में कोई इसमें नहीं दे रखी है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डंपिंग सिंड्रोम। तो लिखो इसमें जेजुनोइलियल बाईपास के बाद भी, जेजुनोइलियल बाईपास सर्जरी के बाद भी, क्लाइंट में डंपिंग सिंड्रोम के साइन आ सकते हैं। मेनली तो हम स्टोमक से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोमक से रिलेटेड नहीं है तो भी डंपिंग सिंड्रोम के साइन आ रहे हैं, इसलिए भी लिखा है मैंने, डंपिंग सिंड्रोम के साइन आ सकते हैं, साइन आ सकते हैं, जैसे कि आ सकते हैं, जैसे कि क्या क्या साइन आ सकते हैं, जैसे कि लिख लो डिजीनेस, पाल्पिटेशन, परस्पिरेशन, टैकिकार्डिया, डायरिया। ठीक है, और इसमें क्या लिख रखा है, एब्डोमिनल क्रैम्प और लिखो, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प, आगे लिखना ब्रैकेट में ये साइन खाना खाने के 30 मिनट बाद आते हैं, 30 मिनट बाद आते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पोज कर लिया करो आप लोग, है ना, ऐसे नहीं कि आप वेट करोगे, हाँ पूरा पहले पोज कर लिया करो फिर स्क्रीनशॉट लिया करो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैरिट्रिक सर्जरी से रिलेटेड ही है ये। तो which statement by a client who is scheduled for a bariatric surgery indicates to the nurse that further preoperative teaching is necessary? कि भाई क्लाइंट को है ना, आप ऑपरेशन से पहले टीच कर रहे हो और आपने क्लाइंट को पढ़ाया, लेकिन क्लाइंट से आपने पूछा तो उसने कोई चीज गलत बताई, तो आप उसको और ज्यादा पढ़ाओगे। ठीक है, तो इस बारे में कह रहा है कि भाई और ज्यादा जरूरत है उसको, फर्दर का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना होता है। पहले देखा है आई नीड टू ईट मोर हाई प्रोटीन फूड, बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट देते हैं। ठीक है, जो बैरिएट्रिक जो सर्जरीज हैं ये वेट को कम करने के लिए की जाती है, मोरबिड ओबेसिटी में की जाती हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं उनमें गैस्ट्रोप्लास्टी आता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों। लेग बी जो सर्जरी है दोस्तों वो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रोप्लास्टी बेंडिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अलावा एक जो पेनिकुलेक्टोमी आती है, लाइपोसक्शन आता है, और एक जेजुनोइलियल बाईपास सर्जरी आती है। ठीक है, ये सारी सर्जरीज को हम किस नाम से जानते हैं, इन सारी सर्जरीज को दोस्तों हम बैरिएट्रिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। अब बैरिएट्रिक सर्जरी के अंदर ये कह रहा है कि भाई क्लाइंट को आई नीड टू ईट मोर हाई प्रोटीन डाइट, तो हाई प्रोटीन डाइट इसको हम क्लाइंट को देते हैं। फ्लूइड जो इनटेक है दोस्तों वो भी क्लाइंट के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। 600 से 800 कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, कम से कम 6 स्मॉल फीड्स क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं। पहला देखा है आई नीड टू ईट मोर, बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू हैव ए फिगर लाइक ए मॉडल इन अबाउट ए ईयर, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों, कि क्लाइंट कह रहा है कि भाई सर्जरी के बाद में मैं एकदम मॉडल की तरह दिखने लग जाऊंगी क्या, ठीक है, 1 साल के अंदर, क्योंकि सर्जरी करेगी उसके बाद फूड इनटेक कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे पेशेंट का एब्डोमेन इतना था और वापस से आया, तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पेशेंट के अंदर स्किन जो है वो वापस इतनी रोट नहीं पाती, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, स्किन के फोल्ड्स बन जाएंगे, स्किन के फोल्ड्स ऐसे लटकने लग जाएंगे उसके पेट पे, यहाँ पर हाथों पे भी लटक सकते हैं, पैरों पे लटक सकते हैं। दोस्तों उस स्किन के फोल्ड लटकते हैं, फिर उसके लिए सर्जरी की जाती है जिसे हम पेनिकुलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली सर्जरी के कारण नहीं हो पाता है कि भाई वो मॉडल की तरह ही दिखना लग जाएगा। उस सर्जरी को ध्यान रखना कि कौन सी सर्जरी के द्वारा स्किन के फोल्ड रिमूव किए जाते हैं, तो वो पेनिकुलेक्टोमी कहलाती है। तो ये बात पेशेंट बिल्कुल गलत कह रहा है, यही तो हमें ढूंढना था भाई, फर्दर हमें वही तो ढूंढना है ना, गलत क्यों क्या कह रहा है, सही थोड़ी ढूंढना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है आपको कि आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ बेड
एंड सिटिंग इन ए चेयर आफ्टर द फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी। ये ज्यादातर जो सर्जरीज होती हैं दोस्तों लेप्रोस्कोपिक होती हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पहले दिन से हम क्लाइंट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं कि भाई आप एम्बुलेट करो, चलो चेयर पे बैठो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ देखा, आई विल बी लिमिटिंग माई इनटेक टू 600 से 800 कैलोरी ए डे वंस आई स्टार्टेड ईटिंग अगेंस्ट। बिल्कुल सही बात है। जब उसको खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद में दोस्तों उस क्लाइंट को हम क्या कर देते हैं, जैसे खाना खाने स्टार्ट करते हैं दोस्तों उसके अंदर बाउल साउंड आ जाती हैं, वो फ्लैटुलेंस पास कर रहा है, तो ये सब करते ही जो दोस्तों हम क्लाइंट को शुरू के लगभग 2 दिन तक 48 घंटे तक हम क्लाइंट को क्लियर लिक्विड देते हैं, फिर 6 वीक तक उसको प्यूरिड फूड दिया जाता है मैश करके कि भाई डाइजेस्ट के हो जाए, थोड़ा इजीली हो जाए, ठीक है। और 600 से 800 कैलोरी और 6 मील्स देते हैं। तो आई विल बी लिमिटिंग माई इंटेक टू 600 से 800 कैलोरी डे वंस आई स्टार्टेड ईटिंग अगेन। तो बिल्कुल सही है ये भी। तो राइट जो रॉन्ग जो आंसर है इसके अंदर, जो रॉन्ग जो बात कह रहा है वो क्या है, आई एम गोइंग टू हैव ए फिगर लाइक ए मॉडल इन अबाउट ए ईयर। तो लिख लो, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट में स्किन की इलास्टिसिटी कम होने के कारण, इलास्टिसिटी कम होने के कारण स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं। इसलिए क्लाइंट इससे, इसलिए क्लाइंट अगर ये कहे, इसलिए क्लाइंट अगर ये कहे कि सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट ये कहे कि सर्जरी के बाद मैं मॉडल की तरह दिखने या दिखने लग जाऊंगी, मॉडल की तरह दिखने लग जाऊंगा, तो उसे फर्दर टीचिंग की जरूरत है, टीचिंग की जरूरत है। पहले भी कह सकता है सर्जरी के और बाद में भी कह सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले कहा है वैसे उसने। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स आइडेंटिफाई बिफोर शेड्यूलिंग ए क्लाइंट फॉर एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी। अब इसमें कह रहे हैं भाई आपको इन 4 में से एक चीज क्या करने की जरूरत है, असेसमेंट करने की जरूरत है, जो कि स्पेसिफिक होना चाहिए उसी से रिलेटेड, किससे, ईआरसीपी से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ईआरसीपी 2 प्रोसीजर होते हैं, दोनों की फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए, एक ईआरसीपी, एक एमआरसीपी। ईआरसीपी होता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, एमआरसीपी होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी। देखो ईआरसीपी क्या होता है, एंडोस्कोपिक, हर वर्ड को समझाता हूं समझ में आ जाएगा। रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी और ग्राफी, एक वर्ड ग्राफी। एंडोस्कोपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको एंडोस्कोप की सहायता से करते हैं हम। किसकी सहायता से करते हैं, एंडोस्कोप। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप लेंगे जो कि मुड़ सकता है, और उसको हम डालेंगे अंदर, इसोफेगस की सहायता से वो अंदर जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, स्टोमक तक और ड्यूडिनम तक। अब वो ड्यूडिनम तक जब वहां पे पहुंचा दोस्तों, ड्यूडिनम तक पहुंचने के बाद में जो पेशेंट जो है दोस्तों, ड्यूडिनम के अंदर ही ओपन होती है क्या, कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है, और इधर के साइड से क्या, पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन होती है, ठीक है। एक बार समझाता हूं, ये है लीवर से राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये दोनों आती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और क्या बनाएंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगे। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल रहा हूं मैं। ये इधर से होता है आपका गोल ब्लैडर से आती है डक्ट जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। किस नाम जानते हैं, सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलेंगी, और जिस डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम किस नाम जानते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आएगा, किसके अंदर आएगा दोस्तों, ड्यूडिनम के अंदर आएगा। ये किसमें आएगा, ड्यूडिनम से। इधर होता है आपका पैनक्रियाज, ठीक है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से जो दोस्तों जो डक्ट आती है दैट इज पैनक्रिएटिक डक्ट, तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट एक जगह पे मिलती हैं, और जिसके द्वारा ओपन होती है उसे हम एम्प्यूल ऑफ वेटर के नाम से जानते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, एम्प्यूल ऑफ वेटर के नाम से उसे जानते हैं। एम्प्यूल ऑफ वेटर में आके क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर ड्यूडिनम के अंदर खुल जाती है। तो पैनक्रिएटिक जूस भी ड्यूडिनम में डलते हैं, और यहाँ पर बाइल जो है वो भी ड्यूडिनम में डलता है। गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है, लीवर इसको बनाता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर जाती है। एक इमेज दिखा देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये इमेज देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लीवर है, यहाँ पर ये राइट हिपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, दोनों मिल रही हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना रही है। ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से जो डक्ट जा रही है दैट इज सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट से ये कॉमन बाइल डक्ट आया है। यहाँ पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से कौन सी डक्ट आई है, पैनक्रिएटिक डक्ट है, जहां पर जिस चीज के द्वारा ओपन हो रहे हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्पुल ऑफ वेटर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर हम एंडोस्कोप से यहां तक, एंडोस्कोप को ड्यूडिनम तक तो ले जा सकते हैं ना, एंडोस्कोप ड्यूडिनम तक आया, ड्यूडिनम तक आने के बाद में दोस्तों उसको हम वापस से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इधर तो क्या देखेंगे हम, पैनक्रिएटिक डक्ट को देखेंगे, और इधर किसको देखेंगे दोस्तों, जो कॉमन बाइल डक्ट है उसको देखते हैं। कॉमन बाइल डक्ट को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। कई बार इसमें डाई का भी यूज किया जाता है, और ईआरसीपी प्रोसीजर से पहले पेशेंट के अंदर, ईआरसीपी उससे पहले पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, एक तो पेशेंट को एनपीओ रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, पेशेंट को रखने की जरूरत पड़ सकती है, एनपीओ रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो पेशेंट है दोस्तों उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा, इन्फॉर्म्ड जो कंसेंट है वो लिया जाता है। पेशेंट को दोस्तों सीडेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, एनेस्थीसिया भी देना पड़ सकता है पेशेंट को, तो पेशेंट को सीडेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बिलिरुबिन का जो लेवल है दोस्तों वो भी पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं, बिलिरुबिन का लेवल भी चेक करते हैं। कहते हैं कि अगर बिलिरुबिन का लेवल दोस्तों 3 से 5 mg पर डीएल से अगर ज्यादा होता है, 3 से 5 से अगर दोस्तों क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये फिर क्या कोज करवा सकता है, पेशेंट के अंदर एडिमा कोज करवा सकता है। जो डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या करवा सकता है दोस्तों, एडिमा कोज करवा सकता है। इसलिए बिलिरुबिन का जो लेवल है दैट इज स्पेसिफिक फॉर बिफोर परफॉर्मिंग द ईआरसीपी। ईआरसीपी के करने से पहले आपको बिलिरुबिन का लेवल क्या करना चाहिए दोस्तों, जरूर असेस करना चाहिए, जरूर असेस करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब वापस से इस टर्म को दोबारा से सुनो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक सेकंड देना मुझे, कहाँ है आपका, देखो, हाँ, एंडोस्कोपिक मतलब हमने एंडोस्कोप डाला। डाई की भी जरूरत पड़ती है कई बार पेशेंट के अंदर, ज्यादा अच्छे से देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम क्या डाल देते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट मीडिया या डाई का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि वो जो स्ट्रक्चर्स जो है बाइल डक्ट है, पैनक्रिएटिक वो अच्छे से दिखने लग जाए। रेट्रोग्रेड क्यों कहा इसे दोस्तों, देखो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट नीचे की तरफ आ रही है, इधर से कोमल बाइल डक्ट नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन हम विजुअलाइजेशन करने की तरफ कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं दोस्तों, उनका फ्लो नीचे है, हम विजुअलाइज ऊपर की तरफ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं, रेट्रोग्रेड के नाम से जानते हैं। कोलेंजियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइल डक्ट। कोलेंजियो का मतलब क्या होता है, बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। और पैनक्रिएटो मतलब पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटो का मतलब यहां पर क्या होगा, पैनक्रिएटिक डक्ट होगा। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन। ग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजुअलाइजेशन होता है। इसलिए एंडोस्कोप की माध्यम सहायता से हम किसको, बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, ईआरसीपी के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोसीजर अगर एमआरआई के माध्यम से किया जाए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के माध्यम से किया जाता है, तो इसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी के नाम से जानेंगे। इसे हम रेट्रोग्रेड तो होगा नहीं, वापस थोड़ी उल्टा जा रहे हैं उसमें, तो उसमें तो सीधा हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक जो रेज उनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एमआरसीपी के नाम से जानेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। सर्जरी के बाद में, या सॉरी ईआरसीपी के बाद में, एमआरसीपी की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर ईआरसीपी। ईआरसीपी के बाद में दोस्तों क्लाइंट के अंदर हम पेरिटोनाइटिस और परफोरेशन के साइन चेक करते हैं कि कहीं पे पेरिटोनाइटिस या परफोरेशन तो नहीं हो गया। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें समझी हमने, इसकी डेफिनेशन को समझा, प्रोसीजर कैसे किया जाता है वो समझा कि भाई एंडोस्कोप के माध्यम से एंडोस्कोप को अंदर डालेंगे, ड्यूडेनम तक पहुंचाएंगे और फिर वापस उल्टा जाते हैं, तो रेट्रोग्रेड हो गया। कॉमन बाइल डक्ट को क्या करते हैं, इधर कॉमन बाइल डक्ट को देखते हैं, इधर पैनक्रिएटिक डक्ट को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, ये समझा। सर्जरी से जो ईआरसीपी है उस प्रोसीजर से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनपीओ रखने की जरूरत पड़ती है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ सकता है, सीडेशन लेना पड़ सकता है, कॉन्ट्रास्ट जो डाई है उसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मल्टीपल पोजीशंस यूज करते हैं, कभी इधर उधर चेंज करते रहते हैं, पेशेंट की जो पोजीशन है वो भी क्या करते रहते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर के पहले एक हमें जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो भी चेक करते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल अगर 3 से 5 mg पर डीएल से ज्यादा जाता है, कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ 4, कुछ 5, इसलिए जो रेंज है वो 3 से 5 दे रखी है, उससे अगर ज्यादा होता है तो हम पेशेंट के अंदर चेक वो ईआरसीपी परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि डक्ट के अंदर पैनक्रिएटिक या फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या कोज कर सकता है, ये एडिमा कोज कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ वापस से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, भाई क्या क्या चेक करोगे, यूरिन आउटपुट, तो ये इसे स्पेसिफिक नहीं है। ब्लड प्रेशर तो हर पेशेंट का चेक करते हैं, ईआरसीपी से स्पेसिफिक कैसे हो गए, सीरम ग्लूकोज नहीं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल तो लिख लो इसमें, ईआरसीपी से पहले, ईआरसीपी से पहले क्लाइंट में, ईआरसीपी से पहले क्लाइंट का बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल चेक किया जाता है, चेक किया जाता है, चेक किया जाता है।
सकता है। अगर यह लेवल 3 to 5 mg/dl से ज़्यादा हो तो यह एडिमा कोज कर सकता है, इसलिए ERCP नहीं किया जाता है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करेंगे, कोलेलिथियसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में कोलेलिथियसिस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट डिस्चार्ज्ड द सेम डे आफ्टर एम्बुलेटरी सर्जरी फॉर ए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। एक पेशेंट की सर्जरी हुई है दोस्तों, और जैसे उसने एम्बुलेशन किया उसी की सेम डे उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, डिस्चार्ज कर दिया गया। सर्जरी कौन सी हुई, उसकी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हुई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग अबाउट हाउ मेनी डेज द क्लाइंट शुड वेट टू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज। मतलब कि नर्स पढ़ा रही है पेशेंट को, भाई आपको किस प्रकार से एक्टिविटीज के अंदर एंगेज करना है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो एक्टिविटीज, फिर ऐसी एक्टिविटीज करो, फिर ऐसी एक्टिविटीज करो, फिर ये एक्टिविटीज करो। तो वो बता रही है कि किस प्रकार से एक्टिविटीज करनी है। तो आपको क्या बताना है, प्लेस इन ऑर्डर द एक्टिविटीज फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट इन विच द क्लाइंट में एंगेज। मतलब आपको इन सभी एक्टिविटीज को रखना है कि जैसे ही मान लो जो क्लाइंट है दोस्तों किस प्रकार से एक्टिविटीज करे, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करे, फिर दूसरी कौन सी करे, फिर तीसरी कौन सी करे, चौथी कौन सी करे, पांचवी कौन सी एक्टिविटी करे। आपको सीक्वेंस बताना है ये कि भाई पहले यहां से स्टार्ट करके और यहां तक एक्टिविटीज करनी है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हम कोलेलिथियसिस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सर्जरी से रिलेटेड है ये। अगर आपको ज्यादा कोलेसिस्टेक्टोमी के बारे में पता भी नहीं है, कोलेलिथियसिस के बारे में पता भी नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन के द्वारा हम काफी सारे और क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं। दोस्तों दो टर्म आपने पढ़े होंगे अभी तक, एक कोलेलिथियसिस है और एक कोलेसिस्टाइटिस है। कोलेसिस्टाइटिस और एक होता है कोलेलिथियसिस। कोलेसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गोल ब्लैडर। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गोल ब्लैडर। अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको कि भाई सीधा सा इन्फ्लेमेशन ऑफ द गोल ब्लैडर, तो ऐसा ज्यादा टफ तो नहीं है ये। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सिस्टाइटिस इज, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सिस्टाइटिस क्या है, भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल ब्लैडर है या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। तो ध्यान रखना कि सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, वेयर एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द गोल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टाइटिस। इसके बाद कोलेलिथियसिस है दोस्तों। कोलेलिथियसिस को सब जानते हैं कि कोलेलिथियसिस का मतलब क्या होता है, गोल ब्लैडर स्टोन इन गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होना क्या कहलाता है, कोलेलिथियसिस कहलाता है। अब देखो कोलेसिस्टाइटिस जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। मेन जो हमारी डिजीज है वो यही है, लेकिन फिर भी मान लो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक्यूट जो कोलेसिस्टाइटिस है दोस्तों, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस मेनली जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होता है मेनली ड्यू टू कोलेलिथियसिस होता है। ये कोलेलिथियसिस ऐसा नहीं है कि मेनली का मतलब ये 100% नहीं है कि हमेशा ही कोलेलिथियसिस के कारण ही होगा, लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, कोलेलिथियसिस के कारण होता है। क्रोनिक जो होता है ना दोस्तों वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि इनएफिशिएंट बाइल एम्प्टिंग। इनएफिशिएंट बाइल एम्प्टिंग मतलब क्या हो गया दोस्तों कि मान लो जो ब्लैडर के अंदर जो बाइल कलेक्ट हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाए, बार बार वो रुकता है वहां पे और वो एम्प्टी नहीं कर पाता है ब्लैडर, जो गोल ब्लैडर है वो, तो उसे उसके कारण भी हो सकता है ये। या फिर गोल ब्लैडर की जो वॉल है दोस्तों उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या हो जाए, डिजीज हो जाए, तो गोल ब्लैडर मसल वॉल डिजीज, गोल ब्लैडर मसल वॉल डिजीज। ये दोनों ही चीजें क्या करवा सकती हैं दोस्तों, क्रोनिक करवा सकती हैं, जिसके अंदर जो गोल ब्लैडर है क्रोनिक के अंदर कैसा हो जाता है, फाइब्रोटिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड, फाइब्रोटिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। मतलब कि स्कार टिश्यूज बन जाते हैं और साइज के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, स्मॉल हो जाता है।
तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइब्रोटिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, क्रोनिक कहलाता है। और एक्यूट मेनली किसके कारण होता है, कोलेलिथिसिस के कारण होता है। वैसे दोनों ही एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही बिना गोल स्टोन के कारण भी हो सकते हैं। इसे हम एक्लकुलस कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही जो एक्यूट और क्रोनिक है दोस्तों, ये दोनों ही बिना उसके भी हो सकते हैं कि भाई गोल ब्लैडर के स्टोन नहीं हो तो भी हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्लकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लैडर विदाउट गोल स्टोन, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लैडर विदाउट स्टोन फॉर्मिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लैडर विदाउट कोलेलिथिसिस, विदाउट कोलेलिथिसिस। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोलेलिथिसिस के बारे में। मेनली हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो कोलेलिथिसिस ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज छूटे। यहाँ पे कोले जो वर्ड है दोस्तों उसका मतलब एक्चुअली में बाइल होता है, और लिथियसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टोन फॉर्मेशन। वैसे कोलेलिथिसिस क्या होता है, गोल ब्लैडर स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन। जो गोल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनते हैं दोस्तों, मेनली वो 3 प्रकार के स्टोन बनते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं, या बाइल पिगमेंट के बनते हैं, जो कि येलो कलर के भी हो सकते हैं या फिर ब्लैक कलर के भी बन सकते हैं, या फिर कैल्शियम के बनते हैं, कैल्शियम। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या मिक्स होते हैं। और अगर हम एशिया की बात करें तो जो पिगमेंटेड जो गोल ब्लैडर स्टोन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि पिगमेंटेड गोल ब्लैडर जो स्टोन है, पिगमेंटेड, वो एशिया में सबसे ज्यादा होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करो तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इस प्रकार के स्टोन होते हैं, वर्ल्ड वाइड। दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। या एक बार रिस्क फैक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके रिस्क फैक्टर दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर में सब चीजें ऐप से रिलेटेड होती हैं। ऐप, 4 ऐप बोलते हैं हम, ऐप और ऐप, मतलब कि ज्यादा फीमेल में होता है। 40 जो एज आती है उस समय ये ज्यादा इसके इंसिडेंस पाए जाते हैं, 40 साल के एज के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो फैटी हैं या फैटी डाइट लेने वाले हैं उन लोगों में भी क्या होता है, ये ज्यादा होता है। और ऐप फॉर फर्टाइल, मतलब फर्टाइल फीमेल्स के अंदर ये क्या होता है, ज्यादा होता है। फर्टाइल का मतलब ये एज ही 40 साल तक तो लगभग फर्टाइल रहता है ये आदमी, फीमेल जो है। ठीक है, तो मेनोपॉज नहीं आया हुआ होता तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर भी हैं, फीमेल, 40, फैटी और फर्टाइल के नाम से मैंने जानते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं अदर की। अगर हम बात करें दोस्तों तो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट उनके अंदर ज्यादा देखने को मिला है। पोर्टल हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी ज्यादा देखने को मिला है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर भी ये ज्यादा देखने को मिला है। रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये इसलिए ही रिस्क फैक्टर के अंदर, कोज के अंदर आता है ये। ऐसे पेशेंट के अंदर भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा वो, तो सबसे ज्यादा किसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन चीजें वो तो सबको पता ही है कि भाई क्या होगा। एक तो इंडाइजेशन होगा, भाई बाइल जो है ना वो जरूरी है। बाइल के बिना जो फैट जो है दोस्तों उसका डाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है उनके चारों तरफ। तो फैट के डाइजेशन के लिए बाइल चाहिए। जब फैट खाओगे आप तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इनडाइजेशन होता है पेशेंट को। क्या होता है, इनडाइजेशन देखने को मिलता है। अब इनडाइजेशन के कारण क्या क्या चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी। एक होगा बेल्चिंग, पेशेंट को डकार आएगी, और एक होगा दोस्तों उस पेशेंट को फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस होगा। उसके गैस फॉर्मेशन होगा, गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। 4 साइन को आप अलग से याद रख लेना, क्योंकि एक से रिलेटेड ही होगी। ये इंडाइजेशन होगा, बेल्चिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा, और नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है
दैट इज रिलेटेड टू पेन। पांचवा जो है दोस्तों पेन से रिलेटेड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पेन वाला जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। पेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पेन जो होता है वो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सबकी बात करता हूं मैं। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, अगर एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन नहीं दे रखा तो आपको देगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। मैंने आपको शायद एक दिन और भी बताया था कि अगर हम एब्डोमेन कैविटी को अगर 9 भागों में बांटें तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं कि ऊपर वाला जो रीजन है दोस्तों दैट इज एपिगैस्ट्रिक। तो यहां पर अगर पेन हो रहा है तो ये इस जगह पे पेन होता है मेनली, ठीक है। पेन नहीं लिखूंगा, एक मिनट रुकना। एपिगैस्ट्रिक, तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। ये नीचे वाला जो है दोस्तों दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये अम्बिलिकस रीजन है, अम्बिलिकल या अम्बिलिकस रीजन है ये। यहां पर ये राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है, ये राइट हाइपोकोंड्रिक, और ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन है, ये राइट हाइपोकोंड्रिक। कई बच्चों को सुन नहीं रहा होगा ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं सर। तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन है। ये अम्बिलिकस रीजन है, इस इधर लंबर रीजन भी पाया जाता है, तो इसे हम राइट लंबर रीजन भी बोलते हैं, और इसे हम लेफ्ट लंबर रीजन भी बोलते हैं, लेफ्ट लंबर। इसे हम राइट इनग्वाइनल रीजन भी बोलते हैं, राइट इनग्वाइनल, और यहां पर लेफ्ट इनग्वाइनल है, ये लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन है। या अगर हम सिर्फ 4 भागों में बांटे दोस्तों, ये तो 9 भागों में बांट दिया हमने, ठीक है। कितने भागों में बांट दिया? 9 रीजन के अंदर बांट दिया। शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया भी था आपके बार नोट सेट में कि कितने रीजन में बांटते हैं उससे रिलेटेड। और अगर हम क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब 4 भागों में बांटना, चौथा ही होता है क्वाड्रेंट का मतलब, 1/4 क्वाड्रेंट कहलाता है किसी भी चीज का। तो अगर हम 4 भागों में बांटे तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो देखो राइट अपर क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड में है और अपर है। अगर ये लोअर होगा तो राइट लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहां पर भी लेफ्ट है ये, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, या फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। राइट अपर या लोअर, यहां पर अपर ये लोअर, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो पेन जो है वो इस जगह पे होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम यहां पर देखें तो लगभग इस जगह पे देखने को मिलेगा। अब सर इधर कैसे शिफ्ट हो गया ये पेन? तो दोस्तों शिफ्ट नहीं हुआ, एक्चुअली में सिर्फ इधर अपर कैविटी हमने सिर्फ 4 भागों में बांटा है। तो ये कुछ जो रीजन है ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि हम 9 भागों में बांटते तो हम लाइन यहाँ खींचते हम लाइन इस प्रकार से, तो यहाँ खींचते तो ये इसके अंदर आता है ना ये, इसलिए यहाँ पर किस में पेन आएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन आएगा मेनली। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि भाई पेन कहाँ होता है। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों पेन से रिलेटेड ही, वो क्वेश्चन क्या आता है कि जो पेन जो है ना उसका रेडिएट कहाँ होता है, पेन रेडिएट। तो कोलेलिथिसिस का जो पेन है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको कि राइट शोल्डर या राइट जो स्कैपुला है, राइट शोल्डर या राइट जो स्कैपुला है वहां पर क्या होता है, रेडिएट होता है, ठीक है। तो राइट शोल्डर या राइट स्कैपुला, अगर शोल्डर नहीं देगा तो स्कैपुला बोन देगा वो, ये पीछे की तरफ ये वाले जो बोन है शोल्डर ब्लेड, दैट इज योर स्कैपुला। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एपिगैस्ट्रिक पेन या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर और राइट स्कैपुला इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज? देन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेलिथिसिस। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? ये कोलेलिथिसिस का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक जो पेन है दोस्तों ये इंटेंसिफाई होता है, इंक्रीज होता है। पेन इंटेंसिफाई या इंक्रीज व्हेन यू टेक, व्हेन पेशेंट टेक, लिखो यू नहीं, व्हेन पेशेंट टेक फैटी डाइट और लार्ज वॉल्यूम डाइट, अगर एक साथ बहुत सारा खाना खाए या फिर फैटी डाइट ज्यादा ले दोस्तों, तो पेन क्या हो जाता है, और ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो पेशेंट के अंदर ये साइन भी देखने को मिलता है। एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक साइन है, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों, दैट इज मर्फी साइन, तो पेशेंट के अंदर मर्फी साइन भी देखने को मिलता है कोलेलिथिसिस में। मर्फी साइन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मर्फी साइन में ये होता है कि जब आप पेशेंट के गोल ब्लैडर को टच करते हो, तो जब एग्जामिनर टच द गोल ब्लैडर, अब गोल ब्लैडर वो नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि ये तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी डिजीज बता रहा है वो। तो गोल ब्लैडर नहीं देके वो क्या देगा, हिपेटिक मार्जिन देगा। वो ऑप्शन में आपको क्या देगा, हिपेटिक मार्जिन, कि व्हेन एग्जामिनर टच द हिपेटिक मार्जिन, वही जगह है जहां पर गोल ब्लैडर होगा।
ठीक है, ऐसे तो नहीं लिखेगा भाई गॉल ब्लैडर टच करता है कौन सी डिजीज होने के चांसेस हैं, और आप लिख दोगे कोलेलिथिसिस है, तो इतना सिंपल तो नहीं देगा। तो ये देगा व्हेन एवर एग्जामिनर टच द हिपेटिक मार्जिन ऑफ ए पेशेंट, देन जो पेशेंट है दोस्तों उसको आप कहोगे कि आप क्या करो, डीप ब्रीथ करो, तो पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पेशेंट कैन नॉट डीप ब्रीथ। आप यहां पे टच करो, टच करने के बाद पेशेंट को बोलो कि आप डीप ब्रीथ करो, तो पेशेंट को डीप ब्रीथ करने, गहरी सांस लेने के लिए कहोगे वो नहीं ले पाएगा। क्यों? उसको पेन होने लग जाता है तेज। ठीक है, तो पेशेंट कैंट डीप ब्रीथ, पेशेंट कैंट डीप ब्रीथ ड्यू टू पेन, दिस साइन इज नोन एज मर्फी साइन। इसी साइन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मर्फी साइन के नाम से जानते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कई बार पेशेंट को दोस्तों इसमें लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलता है और टैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है। लो ग्रेड फीवर एंड टैकीकार्डिया भी कुछ पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, तो उसके कारण और साइन भी देखने को मिलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या है भाई? गोल स्टोन मान लो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों गोल स्टोन जो है वो किस ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, किसका? बाइल का। बाइल का क्या करवा रहा है? वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है। जैसे ये है गोल ब्लैडर, ये सिस्टी डक्ट है, और यहां पर मान लो दोस्तों जो गोल स्टोन है अटक गया, इसमें सिस्टी डक्ट में अटक गया, या फिर जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है वहां पर अटक गया, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको कहा था कि ये दोनों दो चीजें बताई थी आपको मैंने, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों आकर कहां खुलती हैं दोस्तों? आपकी ड्यूडिनम में खुलती है। ठीक है, किसके द्वारा? एम्पुल ऑफ वेटर के द्वारा। किसके द्वारा? एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एम्पुल ऑफ वेटर, एम्पुल ऑफ वेटर के द्वारा, ये आपको याद होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर स्टोन जो है ये यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो बाइल जो है वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। कहां पे नहीं पहुंच पाएगा? ड्यूडिनम पर। अब ड्यूडिनम पे नहीं पहुंचेगा और बाइल जो है दोस्तों वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उससे क्या होगा? उस बाइल के ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण जो बाइल है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसमें? ब्लड में, एब्जॉर्ब इन ब्लड, या हम कहीं बाइल पिगमेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये उसके कारण जो सिम्टम्स आएंगे दैट विल बी नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। क्या के सिम्टम्स आएंगे? एक तो जॉइंटिस का सिम्टम आएगा, जैसे कि मान लो येलो स्क्लेरा हो गई, येलो स्क्लेरा देखने को मिल सकता है। येलो एक्चुअली में जॉइंटिस आपको, आप जब बिलिरुबिन का लेवल पढ़ोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। कुछ बुक्स में मिलेगा 0.1 to 1.2, लेकिन ज्यादातर जो मानते हैं वो मोर देन 2 जब होता है ना जो मानते हैं। और येलो स्क्लेरा जब आता है दोस्तों जब लेवल जो है वो मोर देन 3 mg/dl हो जाता है। येलो स्क्लेरा कब देखने को मिलता है? मोर देन 3 mg। और जॉइंटिस के सिम्टम्स मेनली कब अपीयर होते हैं? मोर देन 2 mg/dl पे क्या होते हैं? अपीयर होते हैं। उससे कम में नहीं होंगे अपीयर ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, स्किन के अंदर अगर डिपॉजिट होता है तो स्किन का भी कलर चेंज कर सकता है, स्किन डिस्कलरेशन भी कर सकता है, ये येलो कलर भी कोज कर सकता है। ज्यादा सीवियर हो जाए तो थोड़ी सी ग्रीनिश कलर भी आने लग जाता है, लेकिन उसके कारण इचिंग होने लग जाती है, तो उसे हम प्यूराइटिस के नाम से जानते हैं। तो इचिंग हो सकती है। अब वो जो बाइल पिगमेंट्स दोस्तों उनको बॉडी से बाहर भी निकलना पड़ेगा, तो किसके द्वारा निकलेंगे? वो यूरिन के द्वारा निकलेंगे, या फिर किसके द्वारा निकलेंगे? स्टूल के द्वारा निकलेंगे। ठीक है, तो स्टूल का जो कलर होता है वो क्ले कलर्ड स्टूल होता है। ध्यान रखना, डार्क कलर नहीं होता, क्ले कलर्ड स्टूल होता है। बाइल नहीं होगा दोस्तों, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो फैट जो है वो किसके द्वारा निकलेगा? स्टूल के द्वारा निकलेगा, तो इसे हम स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। स्टेटोरिया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटोरिया। तो स्टूल के अंदर जो फैट जो कंटेंट होते हैं दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली पूछा था ये। यूरिन का जो कलर है दोस्तों वो कैसा आएगा? क्या तो आपके एग्जाम में वो डायरेक्टली लिखा होगा डार्क कलर लिखेगा। अगर डार्क कलर नहीं लिखा तो डार्क ऑरेंज फोमी यूरिन, डार्क ऑरेंज फोमी यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर दोस्तों ये डिजीज ज्यादा सीवियर हो जाए, ज्यादा दिक्कत हो जाए, बाइल बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए, तो पेशेंट को विटामिन के की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये क्यों? एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, बाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के लिए जरूरी है ये। अब विटामिन के भी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और भी विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, लेकिन विटामिन की थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए इसको ज्यादा हम गौर करते हैं। तो
जो विटामिन के है दोस्तों वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये क्या नहीं हो पाएगा? एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। आप विटामिन के लोगे लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण विटामिन के की क्या देखने को मिलेगी दोस्तों? डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कौन कौन से फैक्टर के लिए विटामिन के जरूरी होता है दोस्तों? ध्यान रखो, आपको बताया था मैंने 1972, तो 10वां, 9वां, 7वां और दूसरा, इन 4 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा वो इसमें, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, तो पॉलीलिथिसिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूएससी होती है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो टेस्ट है वो करवा सकते हो आप, जैसे आप ईआरसीपी करवा सकते हो। ईआरसीपी को मैंने आपको बताया था कि अगर जो लेवल है वो मोर देन 3.5 नहीं है, 3 to 5 mg/dl है, तो हम ये ईआरसीपी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या कोज करवा सकता है? एडिमा कोज करवा सकता है, दैट कैन कोज एडिमा। इसके अलावा दोस्तों सीरम बिलिरुबिन लेवल देखेंगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल वो इंक्रीज मिलेगा आपको। एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखेगा तो एलएफटी लिखेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। वैसे इसमें सारी चीजें आती हैं, बिलिरुबिन भी आता है। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा ही दोनों ही टेस्ट हो जाएंगे आपके। मेन आपको यूएसजी याद रखना है। ठीक है, दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट नॉट सो इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन दोस्तों उस केस में करते हैं हम जब सर्जरी कैन नॉट बी डन ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा लगे कि भाई सर्जरी पेशेंट के अंदर की ही नहीं जा सकती है, पेशेंट कार्डियक है या और कोई रीजन है दोस्तों कि पेशेंट के अंदर सर्जरी करोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या करेगा, और किसी हार्ट डिजीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कोज करेगा, तो सर्जरी कैन नॉट बी डन। मैं ये कह रहा हूं कि मेडिकल मैनेजमेंट तब किया जाता है जब सर्जरी नहीं की जा सकती हो। ठीक है, आप ये मत लिख रहा है सर्जरी नहीं किया जा सकता, मैं ये कह रहा हूं कि पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते हम ज्यादातर, लेकिन वो तभी करते हैं हम जब सर्जरी नहीं की जा सकती हो, कैन नॉट बी डन, एंड साइज ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल। नहीं तो नहीं सर्जरी ही करते हैं इसके अंदर ना, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ही रेयर करते हैं कि भाई आपके सामने ऐसी कंडीशन हो कि भाई कर ही नहीं सकते हो आप सर्जरी, और स्टोन की साइज भी बहुत स्मॉल हो, तब उस कंडीशन के अंदर हम मेडिकल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। मेनली जो ड्रग्स यूज की जाती है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, तो आप उनको थोड़ा सा याद रख लेना। एक जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज सीडोक, ऐसे याद रखने के लिए बताया मैंने, वैसे इसको सीडोक बोलते नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ा नाम है, याद नहीं होगा। डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, डी ओ सी मतलब कोलिक एसिड, सी मतलब चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, वैसे अब याद करने के लिए मैंने आपको सी डॉक बताया, वैसे सी डॉक है नहीं, ऐसे मत कहना सी डॉक ड्रग दे दो। या मार्केट में यूडिलीव के नाम से मिलती है, अगर आप मार्केट में खरीदोगे तो यूडिलीव के नाम से आपको मिलेगी। एक ड्रग और यूज करते हैं दोस्तों, दैट इज उर्सोडाइओल। ये 2 ड्रग इसके अंदर यूज की जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई थोड़े दिन तक यूज कर लिया, मोर देन 6 मंथ तक आपको कंटिन्यूस लोगे तब ये कुछ असर दिखाने स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये असर ही नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि मेडिकल मैनेजमेंट इज नॉट सो इफेक्टिव। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर मेनली 2 सर्जरी की जाती है। एक जो हमने भी पढ़ा था कोलेसिस्टेक्टोमी। देखो कोले का मतलब क्या हो गया? बाइल से रिलेटेड हो गया। सिस्टेक का मतलब यहां पर, सिस्ट का मतलब यहां पर है गोल ब्लैडर से, गोल ब्लैडर, और एक्टोमी का मतलब होता है दोस्तों रिमूवल। तो यहां पर गोल ब्लैडर को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, तो दिस इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। दिस इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। गोल ब्लैडर को ही पूरे को रिमूव कर दिया जाता है, तो इसे कोलेसिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। एक और होती है दोस्तों कोलेडोकोलिथोटोमी। पहला वर्ड इसमें कोले, दूसरा वर्ड इसमें डोको, तीसरा वर्ड इसके अंदर लिथो, और फिर है इसके अंदर टोमी। और टोमी लिख लो या टोमी लिख लो। कोले का मतलब दोस्तों किससे रिलेटेड हो गया? बाइल से रिलेटेड हो गया ये, या बाइल डक्ट लिख सकते हो आप।
डोको का मतलब सॉरी कोले का मतलब बाइल से रिलेटेड, और डोको का मतलब होता है डक्ट, बाइल डक्ट। लिथो का मतलब होता है दोस्तों स्टोन, और ओटोमी का मतलब यहां पर हो जाएगा इंसिजन। ओटोमी मतलब टोमी लिख लो सिर्फ, टोमी। टोमी का मतलब क्या हो गया? इंसिजन। 4 वर्ड हैं, कोले, डोको, लिथो, टोमी। बाइल डक्ट के अंदर जो स्टोन है उसको इंसिजन बनाकर रिमूव किया जाएगा। मतलब बाइल डक्ट को नहीं काटेंगे, इसमें हम क्या करेंगे समझाता हूं। ये आपका लीवर है, दिस इज योर गोल ब्लैडर, दिस इज राइट हिपेटिक डक्ट, दिस इज लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दिस इज कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, इन दोनों, चलो थोड़ा सा साफ ही बनाता हूं। राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। गोल ब्लैडर से आपकी आई सिस्टिक डक्ट, दोनों ने मिलकर क्या बना रही है दोस्तों? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहां पर अगर मान लो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कोई स्टोन बन जाए, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या बन जाए? कोई स्टोन बन जाए, तो इस बाइल डक्ट के इंसिजन स्टोन को हम कैसे निकालेंगे? यहां पर हम एक इंसिजन बनाएंगे, कट बनाएंगे। यहां पे हम क्या बनाएंगे? यहां पर एक कट बनाएंगे, इंसिजन बनाएंगे, और इसको कट करके दोस्तों, इसको इस प्रकार से इंसिजन बना के ओपन करके, और फिर जो स्टोन है उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं? कोलेडोकोलिथोटोमी के नाम से जानते हैं। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम एक्टोमी कह रहे हैं तो पूरा रिमूव कर दिया, यहां पर रिमूव नहीं कर रहे, सिर्फ क्या बना रहे हैं? एक इंसिजन बना रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चीरा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको भी क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है, आजकल कुछ नई टेक्निक्स और यूज की जाती हैं, पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। एक टेक्निक जो होती है दोस्तों, दैट इज MTBE। इसके अंदर एक ड्रग यूज की जाती है, आप याद करना चाहो तो मिथाइल टर्सरी टरब्यूटिल ईथर, टरब्यूटिल ईथर। ये ड्रग है वो डायरेक्टली गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन कर वो की जाती है, इंजेक्ट की जाती है ERCP के प्रोसीजर के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, याद करो 1-2 साल पहले आपने पढ़ा था होगा। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, उस प्रोसीजर के द्वारा हम डायरेक्टली ड्रग भी इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक तो पहुंच ही रहे हैं हम। तो ये ड्रग यूज करके भी हम क्या करते हैं आजकल? वो करते हैं। और एक जो टेक्निक और यूज करती है, दैट इज ESWL, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक साउंड वेव, सॉरी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो इसमें जो साउंड वेव है दोस्तों, हाँ अब मैं साउंड वेव बोल रहा हूं, मैं शॉक वेव नहीं बोल रहा, इनका यूज करके जो स्टोन है उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ा जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? ESWL के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने लेवल का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट की, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। पेशेंट को जो डाइट देते हैं दोस्तों, वो स्मॉल लो फैट डाइट देते हैं, स्मॉल लो फैट डाइट। अवॉइड गैस फॉर्मिंग एजेंट, अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड। गैस फॉर्मिंग जो फूड है दोस्तों उसको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों कि यहां पर हमें पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलता है, एक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में हम बात करें दोस्तों तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब उस रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का रीजन क्या है? क्योंकि जहां पर हम इंसिजन बना रहे हैं ना, ये जो इंसिजन है दैट इज नियर टू डायफ्राम, तो पेशेंट को सांस लेने में क्या हो सकती है दोस्तों? दिक्कत हो सकती है। तो इंसिजन इज नियर टू डायफ्राम। ज्यादातर जो सर्जरीज की जाती है वो सर्जरी आजकल जो होती है ना दोस्तों, वो लेप्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक है, आजकल ओपन सर्जरी बहुत कम करते हैं, रेयर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे पेरिटोनाइटिस हो जाए। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस भी होता है, जिसके जो उसका साइन देखोगे आप, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, डिक्रीज बाउल साउंड देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था, और जो ब्रीथिंग उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं? एक तो भाई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को अर्ली एम्बुलेट करते हैं।
वैसे भी सर्जरी ओपन नहीं है, लेप्रोस्कोपिक है, तो पेशेंट को जल्दी हम अगले दिन ही क्या कर देते हैं, एम्बुलेट कर देते हैं। जिस दिन सर्जरी हुई पहला दिन जो होता है ना, उसी दिन पेशेंट को हम कह देते हैं आप चलने स्टार्ट कर दो, या थोड़ा सा घुमा देते हैं पेशेंट को। तो अर्ली एम्बुलेट करते हैं क्लाइंट को। इसके अलावा क्लाइंट को हम एनकरेज करते हैं, एनकरेज फॉर डीप ब्रीथिंग एंड यूज ऑफ स्पायरोमीटर, डीप ब्रीथिंग एंड यूज ऑफ स्पायरोमीटर एवरी 2 आवरली एंड बेनिफिट्स ऑफ स्प्लिंट बताते हैं उसको हम, अभी मैं समझाऊंगा। ऑफ देखो पेशेंट को भाई उसको कहोगे ना तेज सांस लो तो लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंसिजन साइड इज नियर टू डायफ्राम, तो गहरी सांस ले नहीं पाता है वो। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप पिलो लगाओ, सपोर्ट दो, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, स्प्लिंट के नाम से जानेंगे। तो सपोर्ट के साथ वो ब्रीथिंग करता है, इसके लिए एनकरेज करते हैं। इसके अलावा स्पायरोमीटर जो फूंक देते हैं, और वो जो उसके अंदर बॉल्स होती हैं जो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, उसका यूज भी करते हैं। उसका यूज भी हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस भी देखना पड़ेगा पेशेंट के अंदर। इसके जो डिजीज है इसके अंदर साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं, ब्लमबर्ग साइन। रीबाउंड टेंडरनेस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एब्डोमेन पे, और जब रिलीज करते हैं ना, तब ज्यादा पेन होता है उसको। या दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि पेशेंट को इंस्पिरेशन के अंदर भी क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है। सांस लेने के अंदर जब लेता है तो उसको क्या फील होता है, पेन फील होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके अलावा पेशेंट को लो ग्रेड जो फीवर है वो आएगा। उसको ब्रीथिंग जो है दोस्तों दैट विल बी सैलो ब्रीथिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी उसे ब्रीथिंग करने में, तो वो गहरी सांस नहीं ले पाएगा, सिर्फ सैलो ब्रीथिंग कर पाएगा। बाउल साउंड जो है दोस्तों वो उसकी क्या तो डिमिनिश्ड हो जाएगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी। बाउल साउंड डिमिनिश्ड और एब्सेंट, डिमिनिश्ड और एब्सेंट। तो ये सभी साइन देखने को मिले तो आप समझ जाना कि पेशेंट के अंदर पेरिटोनियम जो लेयर है दोस्तों उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को दोस्तों विटामिन के भी दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। क्यों भाई, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, ब्लीडिंग हो सकती है। एक चीज और आती है दोस्तों कि इस प्रोसीजर के अंदर कुछ पेशेंट के अंदर टी ट्यूब डाली जाती है। तो मान लो आपसे पूछ ले भाई टी ट्यूब का यूज किस में किया जाता है, तो टी ट्यूब क्या होता है दोस्तों कि जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि जो बाइल है अगर उसका कंटिन्यूस सीक्रेशन होता रहे तो वो क्या कॉज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है या एडिमा कॉज कर सकता है मेनली। तो हम क्या काम करते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और यहां पर ये सिस्टिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ना, उस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हम एक टी ट्यूब डाल देते हैं। हम क्या डाल देते हैं, एक टी ट्यूब डाल देते हैं, और उस टी ट्यूब का ड्रेनेज जो है वो बॉडी से बाहर कर देते हैं और एक बैग लगा देते हैं। ये शुड बी लोअर देन द लेवल ऑफ गोल ब्लैडर। जो बैग है वो गोल ब्लैडर के लेवल से नीचे नहीं, ऐसे नहीं ऊपर अटका दिया, उसको नीचे रखना पड़ता है। और कोशिश करते हैं कि पेशेंट सेमी फाउलर पोजीशन में रहे। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रहेगा तो ग्रेविटी के कारण यहाँ का जो भी गोल ब्लैडर जो भी बाइल बनेगा दोस्तों, वो बाइल क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे ड्रेनेज कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है टी ट्यूब का यूज। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना ट्यूब की, वो टी ट्यूब की जैसी, टी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम किस नाम जानते हैं, टी ट्यूब के नाम जानते हैं। कि जो भी बाइल, ये सिंपल से एक लाइन में क्वेश्चन आएगा तो इट मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को बनाए रखती है ये। ऐसे नहीं है कि वहां पर जो बाइल हो जा रहा है तो उसको बाहर निकाल लेती है, वो एडिमा नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती, एडिमा नहीं होने देती है। तो सिंपल से क्वेश्चन आएगा टी ट्यूब कौन सी सर्जरी के अंदर यूज की जाती है, तो इस सर्जरी के अंदर भी टी ट्यूब का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब आप एक नर्स हो तो आपका काम है कि भाई जो भी ड्रेनेज आ रहा है इससे बाहर, उसके आप कलर को चेक करोगे, भाई कलर सही है या नहीं है, कंसिस्टेंसी चेक करोगे, भाई कंसिस्टेंसी सही है या नहीं है, अमाउंट को चेक करोगे, अमाउंट सही है नहीं है, या इसकी जो स्मेल है दोस्तों वो चेक करोगे। जैसे मान लो प्यूरुलेंट स्मेल आ रही है या फोल स्मेलिंग है, बदबू आ रही है, तो आपको एससीपी को नोटिफाई करना है। अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है दोस्तों, चेक करनी है। कलर, कंसिस्टेंसी, अमाउंट और ऑर्डर, ये सब चीजें हम क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट के अंदर चेक करेंगे। ज्यादातर हम इसके इरिगेशन के लिए बोला नहीं जाता है, लेकिन मान लो दोस्तों कभी भी आपको ये कहे कि भाई इस ट्यूब को आप इरिगेट कर दो, क्लीन कर दो, या फिर आपको कहे कि क्लैंप कर दो, इरिगेशन के लिए कहें या दोस्तों क्लैंप के लिए कहें, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको हमेशा खाने से पहले करना है, बाद में नहीं, बिफोर मील। खाने से पहले किया जाता है, ये खाने के बाद नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो जाए दोस्तों,
तो उसको हम अनक्लैम्प कर देंगे, हम क्लैम्प नहीं रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। मेरे को आशा है कि आप लोगों को ये डिजीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। शायद कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जो मैंने आपको इसमें बताई नहीं है। अगर आप कोचिंग क्लास में होते तो भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता, बस वहाँ पर पैसे लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मन ज़्यादा कर जाता है कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर फ्री में मिल रहा है आपको तो थोड़ा सा लगता है कि चलो चल रहा है, सुन लेते हैं। वहाँ पर जब पैसे थोड़ा बहुत कई बार पैसे लेना है ना, वो सही भी रहता है कि उससे ऐसे लगने लग जाता है कि भाई हाँ ये हमने पैसे दिए तो हम अच्छे से इसको कैच करें। यूट्यूब पे कुछ चीज़ें फ्री मिल जाती हैं तो दिक्कत भी होती है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, वैसे कोई लेना देना नहीं है इसका। जो बच्चे बेचारे गरीब हैं उनके लिए तो फायदेमंद ही हैं। गरीब मेरे जैसे जो मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो कोचिंग क्लास नहीं ले पा रहा है, तो वो मन से पढ़ते हैं। लेकिन जिसने मान लो 5 जगह पहले से कोचिंग कर रखी है, वो सोचता है चलने दो, देखता हूँ। मतलब वो एक टीचर को ये क्या करने लग जाते हैं, वो इवैल्यूएट करने लग जाते हैं, वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये देखता हूँ ये कैसे पढ़ा रहा है, ओ भाई गलत पढ़ा रहा है, मैंने तो ये पढ़ा है, ठीक है, ऐसे करने लग जाते हैं। चलो अब बात करते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का और इस डिजीज का वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट सिंपल सी बात ये है कि ज़्यादातर जो प्रोसीजर है दोस्तों क्या है, लेप्रोस्कोपिक है वो, ठीक है। लेप्रोस्कोप के माध्यम से किया गया है। तो ऐसी जो सर्जरीज जो होती है ना, वो उसमें पेशेंट को जल्दी ही हम एक्टिविटीज़ के लिए कह देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप कहोगे भाई ले 10 किलो का वेट उठा ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा दोस्तों, पेशेंट मान लो बेड पे है, तो आप पहला काम क्या करोगे, उस पेशेंट को आप कहोगे भाई व्हील चेयर पे बैठ कर चलेगा। वो शुरू में उसको व्हील चेयर पे बैठाएंगे, ठीक है, उससे चलेगा। फिर उसको पेशेंट को हम खड़ा करेंगे कि भाई आप खड़े होके चलो। तो पहला काम देखो, पहला इसमें भाई नहाना। अब नहाने के लिए दोस्तों उसको चेयर पे बैठना भी है, खड़ा भी होना है और चलना भी है, तो ये तो सबसे पहले कर नहीं सकता। फिर ड्राइव हुए कार में तो सारे ही सेंस काम करने चाहिए ड्राइव हुए कार में तो, ठीक है। तो ये तो सबसे अलग हो गया। लाइट एक्सरसाइज परफॉर्म करना, यहां पर मैं समझाऊंगा क्या है, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन ए चेयर। तो सबसे पहला काम जो क्या करेगा दोस्तों, वो पहला काम क्या करेगा कि वो चेयर पे से क्या होगा, खड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, चेयर पे से, सॉरी, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन चेयर, मतलब बेड पे से खड़ा होगा और चेयर पे बैठेगा, पहला काम ये करेगा। फिर वो थोड़ा सा चलेगा। जब वो थोड़ा सा चलेगा दोस्तों, इसमें देखो 5वां क्या देगा, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोर देन 10 पाउंड, मतलब 10 पाउंड से भी ज्यादा के जो वजन है उनको उठाओ, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा ना। गेटिंग आउट ऑफ बेड इन चेयर पहला काम करेगा, फिर वो चलेगा। तो चलना ही यहाँ पर क्या है, लाइट एक्सरसाइज में आता है ये, ठीक है। वॉकिंग जो है लाइट एक्सरसाइज में, तो दूसरा काम क्या करेगा, वो लाइट एक्सरसाइज करेगा। फिर तीसरा काम वो क्या कर सकता है दोस्तों, फिर वो नहाना स्टार्ट कर सकता है। कुछ समय के बाद उसको कह देंगे अब आप नहा सकते हो, तो शावरिंग ले सकता है। चौथा काम क्या करेगा वो दोस्तों, उसके बाद अब कार को ड्राइव कर सकता है। और वजन उठाना जो है दोस्तों, उसमें तो सारा इंसिजन बने हुए हैं, इन पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो सबसे लास्ट के अंदर क्या करेगा दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से रहेगा आपका, देख लो कि पहले गेटिंग आउट ऑफ बेड इन ए चेयर, ये इसमें, ठीक है। तो आप इसमें ये लिखो, इसके अंदर लिख लो आप कि कोल, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्रम निम्न रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ द डेली रूटीन एक्टिविटीज आफ्टर द लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी विल बी फॉलोइंग। कौन कौन से, अब इसमें सीक्वेंस में लिख लो। पहले नंबर वाला लिखना, आप लोगों को तो लिखना है, ध्यान रखना, सॉरी चौथे नंबर वाला लिखना, मतलब इस ऑप्शन में से अगर लिखोगे तो पहले चौथे नंबर वाले लिखना, फिर तीसरे नंबर वाले लिखना, फिर पहले नंबर वाला लिखना, फिर उसके बाद, अरे यार चौथा लिख देगा मैंने, सॉरी क्या लिखना है, हाँ सही है ना, मैंने इधर वाले देखने लगा, सही लिख रहा था मैं। पहले चौथे वाले लिखना, फिर तीसरे वाले लिखना, फिर पहले वाला लिखना, फिर दूसरे वाला लिखना और फिर पांचवे वाला लिखना, ठीक है, इस प्रकार से 4 3 1 2 5। अब आपको तो लिखना है ऐसे 4 3 1 2 5 में लिखना, 4 पे क्या है ये सब आप लिख लो इस प्रकार से। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि हमने पढ़े हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बाद में लिख लेना आप क्लास के बाद में, है ना, थोड़ा टाइम मिल जाए तब। अब बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड हैं। दोनों क्वेश्चन शायद 2 ही बज रहे होंगे, आई थिंक, या 2 या 3 बज रहे हैं, नहीं अभी तो 4 बज रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ इस सर्जरी के बारे में ना, जो मेडिकेशन जो होती है ना दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन इसी बात में लेते हैं। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए मोर्बिडली ओबेस क्लाइंट फॉर, कहाँ गए ये, यहाँ पर कैसे आ गए ये क्वेश्चन, सॉरी यार, लिक्विड फॉर्म, चलिए मैंने बता दिया आपको, पहले बात कर ली कि हमने इसके बारे में। एक मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सा देखने दो कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या।
चलो कर लेते हैं, छोड़ो, नहीं किया सर इस क्वेश्चन को। भाई गैस्ट्रिक बाईपास जो सर्जरीज है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि एक नर्स प्रिपेयर कर रही है मोर्बिड ओबेस क्लाइंट को, किस चीज के लिए भाई, उसको टीचिंग के लिए कर रही है। तो वो क्या टीचिंग देगी उस पेशेंट को, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला दे रखा है टेक मेडिकेशंस इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसके कारण हम पेशेंट को किस चीज के लिए एनकरेज करते हैं कि भाई वो जो भी मेडिकेशन जो ले रहा है वो किसके अंदर ले, लिक्विड फॉर्म के अंदर ले, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है तो एब्जॉर्प्शन में उसको पक्का प्रॉब्लम होगा। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ कि जेजुनम के प्रोक्सिमल पार्ट को काटते हैं, स्टमक के अंदर एक पाउच बनाते हैं, स्टमक के पाउच से जो जेजुनम का प्रोक्सिमल पार्ट है उसको अटैच करते हैं, और जो उसका जो दूसरा जो पार्ट बच गया दोस्तों उससे हम किसको अटैच कर देते हैं, जो लास्ट पार्ट उससे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो वो गैस्ट्रिक बाईपास, इसको हम रॉक्स एन वाई सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, रॉक्स एन वाई सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसको अपने क्या बताया था, दोबारा से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, कुछ बच्चे बेचारे डाउट में रह रहे होंगे। देखो रॉक्स एन वाई सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर एक पाउच बनाएंगे, फिर यहाँ पर जेजुनम की स्टार्टिंग जो पार्ट है यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ पर ले जाकर इसको अटैच कर देंगे, यहाँ पर ले जाकर क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है इसको जब हमने यहाँ से इसको काटा था, अब इस वाले ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को यहाँ से लास्ट वाले पार्ट से जोड़ देते हैं। तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं, रॉक्स एन वाई सर्जरी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी चीजों में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्लाइंट को जो मेडिकेशन जो देते हैं वो कौन सी फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं, हम चाहते हैं कि मेडिकेशन तो क्या हो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। सेकंड दे रखा है लाई ऑन द राइट साइड फॉर 1 आवर आफ्टर मील्स, गलत है दोस्तों। यहां पर हम क्लाइंट को राइट साइड पर नहीं करेंगे, किस में करते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में करते हैं, किसमें करते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर करते हैं। थर्ड दे रखा है इंजेस्ट ए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आफ्टर ईटिंग इज रिज्यूम्ड, ठीक है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है दोस्तों वो नहीं देते हैं, हम ध्यान रखना, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं देते, मैंने पढ़ा रखा है सब चीजें। रिसीव पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया फॉर 6 डेज आफ्टर सर्जरी, ये भी गलत है। एक्चुअली में सर्जरी के 1 दिन के बाद तो पेशेंट को हम 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज ही कर देते हैं। 6 दिन के बाद दर्द के लिए दवाइयां देना, मेडिकेशन देना नॉट इफेक्टिव, तो ये भी नहीं करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेक मेडिकेशन इन लिक्विड फॉर्म। तो लिख लो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, गैस्ट्रिक बाईपास, देखो अगर नॉर्मल पेशेंट आएगा ना तो उसमें सही आएगा कि भाई आपको राइट साइड लेटाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट एकदम से जाता है तो डंपिंग सिंड्रोम कोज कर सकता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में वो लेटेंगे कि राइट साइड में, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं देते हम, कैसी डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन देते थे दोस्तों, कैसी डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं एंड लो फैट डाइट देते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो लिख लो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद क्लाइंट को मेडिकेशंस लिक्विड फॉर्म में दी जाती हैं, मेडिकेशंस लिक्विड फॉर्म में दी जाती हैं, मेडिकेशंस लिक्विड फॉर्म में दी जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ कोलेलिथिसिस, ठीक है। आप टीचिंग करवा रहे हो एक क्लाइंट को जिसको क्या है प्रॉब्लम, कोलेलिथिसिस की प्रॉब्लम है। विच इंफॉर्मेशन अबाउट वाही द इंजेक्शन ऑफ फैटी फूड्स विल कोज डिस्कम्फर्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। बस इसको बता रहे कि भाई फैटी फूड लोगे ना तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, चाहे वो पेन हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, बेल्चिंग हो सकती है, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, आपको वो होगा। अब वो कारण पूछ रहा है ऐसा क्यों होगा, तो उस बारे में आपको बात करना है। भाई कौन सी इंफॉर्मेशन आप दोगे, पहली चीज क्या देखिए दोस्तों, फैटी फूड्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, ये बिल्कुल गलत है। फैटी फूड्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट है, ये बात सही नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में बाइल है, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या है दोस्तों, बाइल है, तो उस कंडीशन के अंदर फैटी फूड जो होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। सब लोग नॉर्मल भी तो करते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये कोई रीजन नहीं है कि कोलेलिथिसिस से आप इसको जोड़ोगे, फिर उसको कोलेलिथिसिस का क्या नुकसान हुआ, आप कह रहे हो हार्ड टू डाइजेस्ट है तो सबको लिए होना चाहिए, फिर कोलेलिथिसिस के पेशेंट में और नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड, थर्ड क्या देखा, लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग इनएडिक्वेट बाइल, यह भी गलत है। कोलेलिथिसिस के अंदर क्या होगा दोस्तों, स्टोन फॉर्मेशन होगा, और वो स्टोन क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं बाइल के फ्लो को, तो जो बाइल है वो कहां तक नहीं पहुंच पाता, ड्यूडिनम तक नहीं पहुंच पाता।
यहाँ पर लीवर जो होता है वो फॉर्मेशन सही से करता है, वैसे भी गोल ब्लैडर फॉर्मेशन नहीं करता, स्टोर करने का काम करता है, तो लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये भी क्या है दोस्तों, गलत दे रखा है। देयर इज इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ द एम्पुला ऑफ वेटर, कि भाई जो एम्पुला ऑफ वेटर है ना वो सही से क्लोज नहीं हो पाता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो एम्पुला ऑफ वेटर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लीवर है, यहाँ से राइट हिपेटिक डक्ट आएगी, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आएगी, ठीक है, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आएगी, यहाँ पर ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है, ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन जो हिपेटिक डक्ट है ये मिलती हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, यह इधर कॉमन बाइल डक्ट आता है, इधर से पैनक्रियाज जो है दोस्तों से पैनक्रिएटिक डक्ट आती है, और ये दोनों ड्यूडिनम के अंदर खुलते हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा खुलते हैं उसे हम एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से हम उसे जानते हैं। ये किस में खुलते हैं दोस्तों, ये ड्यूडिनम के अंदर खुलते हैं। ये किसके अंदर खुलते हैं, ड्यूडिनम के अंदर ये खुलते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो एम्पुला ऑफ वेटर है उसका क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट क्लोजर हो रहा है। बिल्कुल गलत है, ये एम्पुला वेटर का क्लोजर इनएडिक्वेट नहीं होता। हो सकता है कि यहां तक भी क्या हो दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो। इन कंप्लीट क्लोजर से कोई लेना देना नहीं है कि उसके मसल्स की वॉल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर किस में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, न कि इनएडिक्वेट क्लोजर में। तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। तो राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि बाइल फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इंटेस्टाइन में जो बाइल जो फ्लो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और बाइल इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैटी फूड्स, और इफ देयर इज any problem in the digestion of the fatty food then it will cause discomfort to the patient, ठीक है, because bile is necessary for emulsification of the fat and by the process of the emulsification the fat can be digested in our body, ठीक है। बिना emulsification के फैट को डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे एंजाइम्स काम करते हैं, ऐसे नहीं है कि और एंजाइम काम नहीं करते, जैसे लाइपेज है वो काम करता है, लेकिन लाइपेज भी तब काम करेगा जब 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 फैटी फूड से वो क्या हो जाता है दोस्तों, इमल्सिफाइड हो जाता है, किसके द्वारा, बाइल के द्वारा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लिख लो, इसको लिखो, कोलेलिथेसिस में बाइल के फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, बाइल फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण फैटी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फैटी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है दोस्तों, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद कोलेलिथियसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। दो वर्ड हैं, कोलेलिथियसिस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गोल ब्लैडर स्टोन है, और उस गोल ब्लैडर जो स्टोन है दोस्तों वो कहीं पर भी जैसे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, तो उसके कारण जो बाइल है दैट कैन नॉट रीच टू द इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम, तो बाइल और ड्यूडिनम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जब इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा तो बाइल और बाइल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स इनटू ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा दोस्तों, सिम्टम्स शो करेगी हमारी बॉडी। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के कारण कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप कह सकते हो कि आपकी जो स्किन है दोस्तों वहां पर प्यूराइटिस देखने को मिलेगा, कलर भी चेंज मिलेगा, स्क्लेर ऑफ द आई जो है दोस्तों वो येलोविश हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टूल का जो कलर है दैट विल बी क्ले कलर्ड स्टूल, और जो यूरिन है दैट विल बी डार्क यूरिन या फिर डार्क ऑरेंज फोमी जो यूरिन है दोस्तों वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। अदर जो सिम्टम्स होते हैं कोलेलिथियसिस के, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं कि कोलेलिथियसिस के कारण पेशेंट को इंडाइजेशन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा, बेल्चिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होगा या एपिगैस्ट्रिक पेन होगा दैट रेडिएट टू द इधर राइट स्कैपुला और राइट शोल्डर पे वो क्या होगा, रेडिएट होगा, ठीक है। और इसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के जो साइन वो आएंगे, और कुछ पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लो ग्रेड फीवर एंड टैकीकार्डिया भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और अगर पेरिटोनाइटिस हो गया तो रिबाउंड टेंडरनेस, जिसे हम ब्लमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं, वो देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। जो बाउल साउंड है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर बाउल साउंड क्या हो सकती है आपकी एब्सेंट तक भी हो सकती है, और जो ब्रीथिंग है वो सैलो देखने को मिलेगी। तो दीज आर द साइंस दैट आर रिलेटेड टू कोलेलिथियसिस। ये कोलेलिथियसिस के साइन, बोलने में सही रहता है, जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाता है, लिखने में बहुत टाइम लगता है। इससे आपको रिवाइज भी हो गया होगा, बार बार बोलूंगा तो रिवाइज हो जाता है चीजें आपको। व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट
द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीज कंडीशंस। तो कोलेलिथियासिस में और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के दोनों जो सिम्टम्स उनको मिलाना है। पहली चीज मैंने आपको एक चीज और बताई थी दोस्तों, आपको याद होगा कि फॉर ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन के इज नेसेसरी, वो बाइल इज नेसेसरी। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, बाइल इज नेसेसरी टू इमल्सिफाई देम। विदाउट बाइल द फैट सोल्यूबल विटामिन्स और फैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। दोस्तों फैट हो या चाहे फैट सोल्यूबल विटामिन हो, बात एक ही है बॉडी के लिए, वो फैट ही है बॉडी के लिए, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती जब तक बाइल नहीं होगा। तो उसमें मेन जो विटामिन जो देखने को मिलती है, विटामिन के देखने को मिलती है। अब विटामिन जो के है दोस्तों, उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो उसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। क्यों? विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10, 9, 7 एंड 2। ठीक है, दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है। अब ये फैक्टर अगर नहीं रहेंगे तो उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जिसे हम एकाइमोसिस के नाम से भी जानते हैं। सब स्क्यूटेनियस सबडर्मल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो एकाइमोसिस का सिम्टम जो है दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। येलो स्क्लेरा देखने को मिलेगा, हाँ जी, येलो कलर की स्क्लेरा देखने को मिलेगा। मेनली स्क्लेरा का कलर जब आता है जब बिलिरुबिन का जो लेवल है वो मोर देन 3 mg/dl से ज्यादा हो जाता है। हरिसन प्रिंसिपल में ये बुक में लिखा हुआ है कि येलो स्क्लेरा तभी आता है जब लेवल 3 mg/dl से ज्यादा हो जाता है। डार्क ब्राउन स्टूल देखने को नहीं मिलता है। स्टूल का जो कलर है दैट इज क्ले कलर्ड स्टूल। भाई बॉडी को जो बाइल पिगमेंट को बाहर भी तो निकालना है ना, तो वो स्टूल और यूरिन के द्वारा बाहर निकालते हैं, तो इसके कारण क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। यूरिन का कलर बिस्ट्रो कलर्ड यूरिन नहीं देखने को मिलता। यूरिन का कलर जो है दोस्तों क्या तो डार्क यूरिन लिखा हुआ है या फिर डार्क ऑरेंज फोमी यूरिन, डार्क ऑरेंज फोमी यूरिन देखने को मिलता है, डार्क ऑरेंज फोमी यूरिन देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट बिल्कुल सही है। अगर हम नो रीजन में बांटेंगे, नो रीजन में अगर हम बांटेंगे दोस्तों तो पेन किसके अंदर होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन में होगा। और अगर सिर्फ 4 क्वाड्रेंट के अंदर बांट रहे हैं तो फिर वहां पर हम क्या शो करेंगे, ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पेन होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएंगे, एकाइमोसिस, येलो स्क्लेरा और पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। तो लिखो, लिख लो इसमें कि कोलेलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के क्लाइंट में, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के क्लाइंट में, जॉइंटिस के क्लाइंट में फॉलोइंग साइन देखने को मिलते हैं। फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स, फॉलोइंग साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसमें पहला लिख लो एकाइमोसिस, सेकंड लिख लो येलो स्क्लेरा और थर्ड लिख लो पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, तीनों डाल लो, एकाइमोसिस, येलो स्क्लेरा एंड पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। बाकी के तो मैंने आपको सारे बता ही रखे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेने की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं क्योंकि लिखना आपको खुद को ही है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोलेलिथियासिस को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। दोबारा से एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, फिर कभी नहीं बोलोगे, मुझे पक्का विश्वास है। जो बच्चा मन से देख रहे हैं ना, देखो एक स्टूडेंट होने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, मैं खुद भी मानता हूँ इस चीज़ को। चाहे मुझे है ना कुछ भी आता था, मैं जब मेरे कॉलेज टाइम में था, बट मैं अपने टीचर को सब कुछ मानता था कि भाई ये जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। चाहे मुझे कुछ भी आए, मैं ये नहीं सोचता था कि यार टीचर हैं यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं यार, वैसे नहीं है, डिटेल में पढ़ाओ, मैं तो डिटेल में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज़ क्या होती है, ट्रस्ट होती है। चाहे आपकी कोचिंग हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस टीएनसी से ले रहे हो, आप कहीं से भी ले रखा है आपने कोर्स, ठीक है। चाहे आपकी कोचिंग हो, चाहे आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी हो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अगर आपको देख रहे हो ना तो पहला काम ये है भाई उस पर ट्रस्ट करो, आप उनके भरोसे छोड़ो आप अपने आप को। ऐसे नहीं कि आप फिर आप पढ़ ही नहीं सकते। एक स्टूडेंट का मतलब ही क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है कि भाई वो ग्रहण करेगा चीज़ों को, वो तब करेगा जब उसको कुछ मानेगा। अब आप टीचर को ये मानोगे कि यार पता नहीं क्या पढ़ा है, छोड़ो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ये कट कर दो, वो कर दो, नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते। आप जब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक कि आप एक टीचर को टीचर नहीं मानोगे, और आप ये नहीं सोचोगे ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये सही पढ़ा रहे हैं मुझे, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत जरूरी। अब मैं मान लो बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ ना, अब मैं क्लास के अंदर आपको 2-3 बार मैंने आपको कोलेलिथियासिस की साइन बता दी, तो ये ऐसा रीज़न नहीं है कि भाई मैं कोई क्लास को बढ़ाना चाहता हूँ, ये मुझे कोई फायदा हो रहा है, बट मुझे पता है, मैं वर्बली बोलता हूँ। पहले एक बार मैं लिखाता हूँ सारे, फिर मैं वर्बली रिपीट कराता हूँ ताकि आपके कान के अंदर जाएँ, और बार बार आप सुनोगे तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं,
ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में, लेकिन उस समय आपका आपका ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, रिसीव करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दोबारा मैं बोल रहा हूँ अरे सर ने बता दिया पढ़ लूंगा, भाई क्यों पढ़ लोगे, जब यहीं पढ़ लो ना, पढ़ना तो है तुम्हें बाद में भी पढ़ना है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद पढ़ोगे, अभी पढ़ लो, अभी उनको सोचो, मैं जब बोलने लगूँ तो उससे पहले सोचो कि सर अब ये बोलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट साइन ये आएगा, नेक्स्ट साइन ये आएगा, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो ना, ये बहुत जरूरी है। इसी बात है, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद कोलेलिथिसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कोलेलिथिसिस इज द स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दैट कैन अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल। ठीक है, जो बाइल का जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और वो ड्यूडिनम तक नहीं पहुंच पाए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाए, तो उसके कारण बाइल और बाइल पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और जो साइन सिम्टम्स शो करेंगे दैट विल बी नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसके कारण जो सिम्टम्स आएंगे वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाएगा। कोलेलिथिसिस सिंपल सी बात है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। अब एक चीज देखो, अब दोनों में कोलेलिथिसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ही दोस्तों आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। अगर हम कोलेलिथिसिस की बात करें तो दोबारा से शुरू करता हूँ, इंडाइजेशन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, बेल्चिंग साइन देखने को मिलेगा, फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पेन की बात करें दोस्तों, तो पेन जो है उसके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा या एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। अगर 9 रीजन में बांटे तो एपिगैस्ट्रिक होगा, और अगर 4 रीजन में बांटे तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होगा। दैट पेन विल बी रेडिएट टू द राइट शोल्डर स्कैपुला। पेन कहाँ पर रेडिएट होगा, मतलब कि यहाँ पर तो पेन होगा ही, राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रिक पेन तो होगा, लेकिन ये कहाँ पर रेडिएट होगा, राइट शोल्डर स्कैपुला के अंदर क्या होगा, रेडिएट होगा। पेशेंट के अंदर एक मर्फी साइन देखने को मिलता है। मर्फी साइन क्या होता है दोस्तों, जब पेशेंट को आप हिपैटिक मार्जिन या गोल ब्लैडर को टच करोगे और पेशेंट को कहोगे कि आप क्या करो, डीप ब्रीथ करो, तो पेशेंट कैन नॉट डू दिस, वो डीप ब्रीथ नहीं कर सकता क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। कुछ पेशेंट को अंदर लो ग्रेड फीवर एंड टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण जो पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर जो स्क्लेरा है उसका कलर येलो दिखाई देगा, जो कि मोर देन 3 mg/dl बिलिरुबिन होता है तभी दिखाई देता है। इसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों, उसकी स्किन के अंदर भी डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, इचिंग होने लग जाती है, प्लूराइटिस देखने को मिलता है। जो स्टूल है दोस्तों, यूरिन उनके द्वारा जो बाइल पिगमेंट वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके कारण जो स्टूल का जो कलर है दैट विल बी क्ले कलर्ड स्टूल होता है। या फिर एक स्टूल और देखने को मिलता है इसके अंदर, स्टेटोरिया, जो फैट है दोस्तों उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो जो फैट है वो बाहर निकलेगी, इसे हम स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यूरिन है, जो उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा। अगर डार्क ऑप्शन नहीं आता तो आपको डार्क ऑरेंज फॉर्मी जो यूरिन है दोस्तों वो देखने को मिलेगा। तो ये सब साइन है आपके। और अगर पेशेंट के अंदर पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है तो रिबाउंड टेंडरनेस, ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को जब हम प्रेस करते हैं एब्डोमेन को वापस रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते समय पेशेंट को ज्यादा पेन होता है और पेशेंट को इंस्पिरेशन करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम रिबाउंड टेंडरनेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होगा, सैलो ब्रीथिंग होगी पेरिटोनाइटिस के अंदर, और जो पेशेंट के जो बाउल साउंड है दोस्तों वो डिमिनिश्ड होंगे या एब्सेंट होंगे। अब आ जाओ, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब कोलेलिथिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या देखने को मिलता है, डार्क यूरिन, बिल्कुल सही है, मैंने आपको कहा था डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, येलो स्किन भी देखने को मिलेगा, पेन ऑन यूरिनेशन को डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। डिसयूरिया ऐसे क्लाइंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है, हाँ जी क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। कॉफी ग्राउंड वोमिटस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखो कॉफी ग्राउंड वोमिटस जब देखने को मिलता है दोस्तों कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मान लो कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो जाए और जो जो ब्लड या इसोफेजियल ब्लीडिंग के कारण जो स्टमक के अंदर ब्लड आ जाए, तो ये जो ब्लड है दोस्तों इसका क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए। ये ब्लड का जो डाइजेशन होने के बाद जो कलर आता है ना दोस्तों, दैट इज कॉफी ग्राउंड कलर। कौन सा कलर आता है, कॉफी ग्राउंड कलर आता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके जो सिम्टम्स है वो ये आते हैं, तो लिख लो। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में वो कोलेलिथियासिस विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पेशेंट में फॉलोइंग साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मैनिफेस्टेशंस लिख लो, फॉलोइंग मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं, इसमें लिख लो। अब इसमें यही लिख लो, क्या लिखोगे डार्क यूरिन देखने को मिलता है, येलो स्किन देखने को मिलती है, क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। बस डार्क यूरिन, येलो स्किन एंड क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ को पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कोलेलिथियासिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पेशेंट को डार्क यूरिन, येलो स्किन एंड क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी सेम ही है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और कोलेलिथियासिस के पेशेंट के अंदर एकाइमोसिस, येलो स्क्लेरा एंड पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट देखने को मिलता है। डार्क ब्राउन स्टील की जगह क्ले कलर देखने को मिलता है, स्टे कलर यूरिन की जगह डार्क कलर यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों कि क्या रीजन होता है कि जो पेशेंट है कोलेलिथियासिस का है उसको डिस्कम्फर्ट होता है जब वो फैटी फूड खाता है, क्योंकि फैटी फूड के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, बाइल चाहिए, और बाइल क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, और इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो डाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास जितनी भी सर्जरीज है उनके बाद पेशेंट्स को मेडिकेशंस लिक्विड फॉर्म में दी जानी चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए।
इसके बाद इसमें सीक्वेंस दे रखा है भाई, एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले वो गेटिंग आउट ऑफ द बेड होगा, इन चेयर होगा। उसके बाद में वो क्या करेगा दोस्तों, लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग करेगा। वॉकिंग करने के बाद वो क्या कर सकता है, शावर ले सकता है, फिर वो कार चला सकता है, और उसके बाद में वो हैवी जो वेट उसको लिफ्ट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, वेन एवर यू आर डूइंग द एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्लेटोग्राफी, you should always check the level of bilirubin. If the level of bilirubin is more than 3 to 5 mg per dl, then it can cause edema to the ducts. So it is avoided if the level is more than 3 to 5 mg per dl. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप रिवाइज करो तो ऐसे भी रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन को। यूट्यूब पे जाओ, लास्ट में मैंने हर वीडियो के अंदर लास्ट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ, तो लास्ट की जल्दी आप अगर रिवाइज करना चाहो तो जल्दी उनको देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि कोई भी पेशेंट है, उसकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है और उसको आपको ढूंढना है कि वो गलत चीज़ क्या कह रहा है। तो अगर पेशेंट ये कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, मॉडल की तरह हो जाएगी, तो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब वेट कम होता है तो उसकी स्किन फोल्ड्स बनते हैं, जिसके कारण पेशेंट अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। उसके लिए सर्जरी की जाती है, दैट इज नोन एज पेनिकुलेक्टोमी। उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम पेनिकुलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्लाइंट है दोस्तों, उसके अंदर पाल्पिटेशंस हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, तो ये किस चीज़ को शो करता है? इट शोज द डंपिंग सिंड्रोम। किसको शो करता है दोस्तों? ये डंपिंग सिंड्रोम को शो करता है। शायद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक सेकंड, 2 क्वेश्चन और होंगे शायद। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है दोस्तों, तो आप क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे कि आप कैल्शियम से रिच फूड खाओ, हाई प्रोटीन डाइट लो, ठीक है, 6 स्मॉल फीड्स लो, 2000 ml से ज्यादा फ्लूइड लो, और विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाओ। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो क्या है कि भाई ये जो ऑर्डर के अंदर अगर आपने सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी, तो आप इसको क्या कहोगे कि भाई स्मॉल खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, इजिली डाइजेस्टेड फीडिंग की तरफ जाओ ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।